तो आज की जो हमारी ये क्लास है संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का, जिसका एग्ज़ाम जो है आप लोगों का एग्ज़ाम अगर हम बात करें 6 नवंबर 2022 को है। और ये जो पेपर आप देख रहे हैं इस समय, ये पेपर है DSSB का। DSSB में मेडिकल सोशल वर्क की वैकेंसी आती है, उसका पेपर है ये। उसी के संबंध में प्रश्न बनाए गए हैं। कुछ प्रश्न आप लोगों के बहुत इंपॉर्टेंट लगेंगे, आप उसे नोट भी कर लीजिएगा। और यहाँ आप देख सकते हैं कि प्रश्न का पैटर्न कैसा आता है मेडिकल सोशल वर्क में। तो ये जो मेडिकल सोशल वर्क का पेपर है DSSB का है। कुछ लोग, अगर आप संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट का अगर आप देखेंगे सिलेबस या उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर ना, तो DSSB से मैच करता है, क्योंकि फॉर्मेट जैसे उसने कहा है DSSB में 10 नंबर हिंदी आती है, 10 नंबर इंग्लिश आती है, ये DSSB में आता है। और उसके बाद 10 नंबर का मैथ आता है, 10 नंबर का रीजनिंग आता है। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी यही है, लेकिन केवल संजय गांधी में हिंदी नहीं आती है। 40 नंबर का कुल टोटल होता है वहाँ पे। जनरल इंग्लिश होती है, मैथ होता है, और आपका जीके होता है। एक जीके भी उत्तर प्रदेश के संबंध में ही होता है, और रीजनिंग होती है। बस 60 नंबर का आपका ये होता है। तो देख सकते हैं आपके सामने ये पेपर है DSSB का, मेडिकल सोशल वर्क का, लेबर का, बेसिकली लेबर वेलफेयर ऑफिसर की वैकेंसी निकली थी ये, उसी से संबंधित प्रश्न है। तो पहला प्रश्न हमारे सामने कि वह संस्था जो बाल तस्करी और न्याय से संबंधित मामलों पर कार्य करती है, जरा एक बार मुझे बताइए इसका जवाब क्या होना चाहिए सही। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी की तरफ जा रहे हैं आप। यूनेस्को, यूनिसेफ होगा सर। यूनिसेफ, यूनिसेफ डी होगा सर, डी। ओके डी, यूनिसेफ। अच्छा, बेसिकली चलो मैं बता भी देता हूँ। देखिए बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं, मैं यहाँ पे पहले सारे के बारे में बता दूँ। देखो जो WHO है ना, पहले इसके समझ लो, तब आप समझ पाएंगे अच्छे से। बेसिकली WHO का अगर फुल फॉर्म अगर मैं आपसे पूछूँ तो आप बता सकते हो क्या? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। बहुत बढ़िया। तो ये विश्व स्वास्थ्य संगठन है मैम। विश्व के देशों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर आपसी सहयोग और मानव को स्वास्थ्य संबंधी समझ को विकसित कराने की एक संस्था है, ये आप जानते हैं। और विश्व स्वास्थ्य संगठन के 194 सदस्य देश हैं, 194। याद रखने वाली बात है भाई, हो सकता है पूछ ले आप लोगों से। और 2 संबंध सदस्य हैं। और ये बेसिकली इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी पॉइंट है, ये पूछा जा सकता है क्योंकि ये हेल्थ से संबंध में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि 7 अप्रैल 1948 को। इसमें एक और फैक्ट मैं जोड़ना चाहूँगा कि 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, विनीत शुक्ला जी बताएंगे, बताइए। हाँ, हेल्थ डे। 7 अप्रैल को मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है सर, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य दिवस। नहीं, ये स्वास्थ्य दिवस ही है। हाँ हाँ हाँ, अभी आपने जो बताया है मैम, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मानसिक दिवस है ना, आप इसकी बात कर रहे हैं, है ना। तो वो बेसिकली विश्व जो मानसिक स्वास्थ्य दिवस है उसी को बोला जाता है, शायद आप वो बता रहे थे। वो 10 अक्टूबर को मनाया जाता है मैम, वो 10 अक्टूबर को मनाया जाता है जो आपने बताया। इस स्वास्थ्य दिवस की बात करेगा तो 7 अप्रैल को आप लगा के चले आइएगा। 7 अप्रैल 1948, ये ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आप सब के लिए। इसका काम है कि दुनिया में स्वास्थ्य समस्याओं पर नज़र रखना और उन्हें सुलझाने में मदद करना। दुनिया में जो स्वास्थ्य संबंधी रुझान हैं उनकी निगरानी करना, उनका आकलन करना भी WHO की जिम्मेदारी है। क्यों, अब समझ में आ रहा विनीत शुक्ला जी? देखिए, बात को केवल समझने की कोशिश करेंगे तभी समझ में आएगा, है ना। उसके बाद अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र के बारे में, जब तक आप इन सब के बारे में नहीं जानेंगे तब तक क्वेश्चन के बारे में आप जवाब दे ही नहीं पाएंगे। जब भी एग्जाम में आपके पेपर आएंगे तो प्रश्न के ऑप्शनों को भी पढ़िएगा और कोशिश करिए एलिमेंट करने का। एलिमेंट का मतलब हटाने की कोशिश करिए, तो WHO हट जाएगा। क्योंकि WHO इसलिए हट जाएगा क्योंकि प्रश्न में कह रहा है बाल तस्करी और बाल न्याय कह रहा है, इसलिए WHO को हटा दिया हमने। तो प्रश्न ऐसे जब सोच के करेंगे ना, ऑटोमेटिक सवाल सही आएंगे आपके। अब बात कर लेते हैं संयुक्त राष्ट्र के बारे में। संयुक्त राष्ट्र जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, और अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे, इसका उद्देश्य है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाना, सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानवाधिकार और विश्व शांति के लिए कार्य करता है संयुक्त राष्ट्र। आप जानते होंगे। आपको बता दूं, ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि
ये जो इसका जो मोटो है, जो उद्देश्य है, वो समाज की प्रगति की बात करता है या आर्थिक विकास की बात करता है, मानवाधिकार की बात करने लगता है, विश्व की शांति की बात करने लगता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है एमएसडब्ल्यू में बात अगर करें तो। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1948 की हुई थी। 24 अक्टूबर 1948 की हुई थी। सॉरी 1948 1945 करिए, 1945 करेक्ट कर लीजिए, सही हो गया? बताइए एक बार। 24 अक्टूबर 1945 स्पष्ट बोलते रहिए। हाँ, तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हम सब के लिए ये। और ध्यान रखिएगा, इसमें बेसिकली 6 प्रमुख अंग माने जाते हैं। 5 की बात अगर हम करें, जैसे एक महासभा है, एक सुरक्षा परिषद है, एक आर्थिक है, सामाजिक परिषद है ना। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा। ट्रस्टीशिप परिषद भी एक माना जाता है इसका, तो ये भी हम सब के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, है ना। सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, जितनी भी मैं बातें बता रहा हूँ आप लोगों को, सारी की सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, सारे इम्पोर्टेंट हैं। और इसमें जो प्रमुख अंग बताए गए, कार्य जो करते हैं ना, वो कौन कौन से हैं? एक का नाम आप लिख सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा। संयुक्त राष्ट्र महासभा को अगर हम बात करें तो इसको इन शॉर्ट में बोला जाता है UNGA कहा जाता है। ये भी बोला जाता है, आप कह सकते हो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली इसको कह सकते हो। दूसरी की बात अगर हम करें तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद होता है, इसकी अगर हम बात करें तो इसको इन शॉर्ट में UNSC कहा जाता है। UNSC कहा जाता है, SC कहा जाता है, मतलब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिलिंग कहा जाता है इसको। उसके बाद अगर मैं तीसरी की बात करूं, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय, जिसको यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी कहा जाता है ना। और अगर हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र एक हमारा चौथा आता है, जो संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद होता है ना। तो याद रखिएगा, ये यूनाइटेड नेशंस बन जाता है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिलिंग बन जाता है। एक 5 आता है आपका संयुक्त राष्ट्र ट्रस्टीशिप बोलते हैं इसको, UNTC कहते हैं इसको, यूनाइटेड नेशंस ट्रस्टीशिप काउंसिल कहा जाता है। और एक होता है नंबर 6, ओके, एक 6 होता है, वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहा जाता है। ये बात तो आप जानते हैं अच्छे से, है ना। तो ये बातें आप लोगों को जो है ध्यान रखना पड़ेगा। जितनी चीज़ें हैं प्रश्न के संबंध में भी, वो भी आप लोगों से पेपर में बनाया जा सकता है ना। मेडिकल सोशल वर्क में ऐसे भी प्रश्न हो सकते हैं। तो मैं आपसे बताऊं कि ये चीज़ें आपको नहीं करना है यहाँ पे, है कि नहीं, क्योंकि ये आपको जो संयुक्त राष्ट्र बात करता है, ये बेसिकली संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है, मुख्य नीति निर्माण और प्रतिनिधि निकाय के रूप में इसको जाना जाता है ना। यह बात आप लोग जो है इसको ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये संयुक्त राष्ट्र के बजट हुआ उसकी जांच करेगा, अनुमोदन करेगा, सदस्य देशों के वित्तीय मूल्यांकन को तैयार करेगा, है कि नहीं, वैश्विक शांति और सुरक्षा के संबंध में प्रश्नों पर चर्चा करेगा। ये संयुक्त राष्ट्र जो चार्टर है उसके दायरे में प्रश्नों पर चर्चा करेगा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक जो सहयोग है उसको प्रोत्साहन देने के लिए वो अध्ययन करता है। उसको अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय कानून को कोडिंग और उसका विकास करने की बात करेगा, मानवाधिकार की पूर्ति करेगा, मौलिक स्वतंत्रता हुआ, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, मानवीय, स्वास्थ्य और शैक्षिक क्षेत्रों में वैश्विक सहयोग की बात करता है। इसलिए इस प्रश्न का जवाब सेकंड भी नहीं होगा। क्या कहना उचित समझेंगे, बताओ। तो अगर हम बात करें यहां पर ऑप्शन नंबर सेकंड के बारे में, सॉरी ऑप्शन नंबर थर्ड के बारे में, ऑप्शन नंबर थर्ड हमारे सामने यूनेस्को है। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है कि नहीं, आप जानते होंगे। और संयुक्त राष्ट्र एक घटक निकाय के रूप में जाना जाता है, जिसका काम होता है कि शिक्षा, प्रवृत्ति, समाज विज्ञान, संस्कृति और संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने की बात करता है। संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष संस्था का गठन हुआ इसका, और यह संस्था के गठन जो हुआ 16 नवंबर 1945। ठीक रहेगा ना, क्लियर है? एक बार बताइए। बोलिए। हाँ, आगे अगर हम बात करें इसी के संबंध में, और भी चीज़ें हमें देखने को मिल जाती है यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को का जो उद्देश्य था वो बेसिकली शांति और सुरक्षा के लिए योगदान था, जिसकी प्राप्ति हेतु शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति के द्वारा राष्ट्र के बीच जो निकटता है, उस निकटता की भावना का निर्माण करना था। तो शिक्षा, संस्कृति, ज्ञान और मैत्री को प्रबल समर्थन देने की बात करता था इसमें। आज अगर हम बात करें यूनेस्को के वर्तमान में अध्यक्ष के रूप में अगर हम बात करें तो इरीना बोकोवा हैं,
इसके वर्तमान में महानिदेशक, ये पेपर में आप लोगों से पूछा भी जा सकता है ना। एक पॉइंट और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की सूची में 47 स्थलों के साथ इटली पहले स्थान पर है, ये बात ध्यान रखिएगा। और 1946 में भारत यूनेस्को का सदस्य बना था, ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप सबके लिए। यूनेस्को ने भारत में जो है मानवाधिकार शिक्षा के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बस इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप सबके लिए काफी है। एक आता है यूनिसेफ, किसी बच्चे ने शायद ऑप्शन नंबर डी का चुनाव किया था। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष और यूनिसेफ की स्थापना, अगर हम बात करें, आरंभिक उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में नष्ट हुए राष्ट्रों के बच्चों को खाना और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के संबंध में था। अब समझ गए होंगे जो मैंने बोला है वो शब्द कहीं ना कहीं बाल तस्करी और बाल न्याय से संबंध मामलों पर कार्य कर रही थी। इसका मतलब कि संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई और 1953 में यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र का एक अस्थायी सदस्य बन गया था। ये बात आप ध्यान रखिएगा। 1953 में स्थापना की बात करेगा तो 11 दिसंबर और 1946 आपका सही जवाब हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये यूनेस्को के लिए। यूनेस्को बेसिकली अगर हम बात करें यूनिसेफ क्या है, इसका कार्य क्या है, यूनिसेफ बता दूं मैं आपको, ये पॉइंट नोट रहेगा तो ये प्रश्न आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। पूरे विश्व के बच्चों की भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी आदि समस्याओं को दूर करने का काम करता है यूनिसेफ। इसकी स्थापना के समय इसका काम द्वितीय विश्व युद्ध के कारण उत्पन्न जो समस्याएं थी उन समस्याओं में आए बच्चों को सुरक्षा देना था, लेकिन अब यह पूरे विश्व के बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान देता है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष कहा जाता है इसको, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड कहा जाता है इसको। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 11 दिसंबर 1946 को यह बनाया गया था। और यूनिसेफ भारत में कब प्रारंभ हुआ तो बता देना, 11 दिसंबर 1946 को। 190 कुल टोटल इसके सदस्य देश हैं। बस अगर आपसे पूछ ले कि यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है तो आप लोग बता देना 11 दिसंबर को मनाया जाता है यूनिसेफ दिवस। क्लियर रहेगा? पहला प्रश्न स्पष्ट हो गया सबको? बता दीजिए एक बार। यस सर। बहुत बढ़िया। तो ये प्रश्न को अगर आप जब बढ़िया से करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके सही जवाब है। आप देख भी रहे हैं कि WHO कोई भूमिका नहीं, संयुक्त राष्ट्र की कोई भूमिका नहीं, यूनिसेफ की कोई भूमिका नहीं, यूनेस्को कोई भूमिका नहीं। बाल तस्करी बाल न्याय के संबंध में मामले पर जो काम कर रही है यूनिसेफ कर रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। बस ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छा सवाल था, हालांकि हमने थोड़ा सा समय तो लिया लेकिन काफ़ी अच्छे से स्पष्ट किया है चारों ऑप्शनों के बारे में, इसलिए गलती मत करिएगा ऐसे प्रश्नों पर, क्योंकि कई प्रश्न मैंने बता दिया। यहाँ से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने कह रहा है कि वह मॉडल जिसमें कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु समुदाय की भागीदारी और सहायता शामिल है, बताइए गरिमा, क्या संस्था आधारित मॉडल होगा, क्या होगा? समुदाय आधारित मॉडल। ओके, समुदाय आधारित मॉडल होगा, यहाँ पे इनका कहने का तात्पर्य है। चलो कोई बात नहीं। और भी कोई बच्चे बताएं भाई कि मैं ही स्पष्ट करूं? विनीत शुक्ला जी आप भी अपने तुक्का लगाइए थोड़ा सा। सर समुदाय आधारित मॉडल होगा सर। समुदाय आधारित मॉडल, बहुत बढ़िया जवाब, यही आपका करेक्ट जवाब होगा। समुदाय आधारित मॉडल यहाँ पे बेसिकली किस परिप्रेक्ष्य से जाना जाता है मैं आपको बता दूं। आप जानते हैं सोशल वर्क में वाल्टर एंड्रियास फ्रीडलैंडर एक ऐसे महान विद्वान हैं जिसने समाजकारी को 2 सिस्टम के माध्यम से 6 प्रणालियों में इन्होंने डिवाइड कर दिया। एक कहा कि प्राथमिक होगा तो एक कहा उन्होंने सहायक होगी। प्राथमिक प्रणाली का एक पार्ट है जिसको आप लोग जानते हो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। उसी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का एक हिस्सा है समुदाय आधारित मॉडल, जिससे कि आपको मालूम होगा कि यह एक सहभागी निर्णय लेने की प्रक्रिया होती है जो समुदाय को स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए सशक्त बनाती। बस केवल आपको यही ध्यान रखना है। समुदाय आधारित मॉडल का तात्पर्य क्या होता है, परिभाषा क्या बनती है, कोई अगर आपसे पूछ ले तो आप सीधा सा कह देना कि एक सहभागी निर्णय लेने की प्रक्रिया है। ये सहभागी का मतलब एक प्रकार से कोरिलेट करना, एक प्रकार से उसकी मदद करने की बात कर रहा है, जहां समुदाय को स्वास्थ्य में सुधार करने हेतु सशक्त बनाता है। अच्छा, अब बात ये केवल यही नहीं कि स्वास्थ्य में ही सुधार करने की बात हो,
लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये तो कई भाग में, लेकिन हम प्रश्न पढ़ रहे हैं मेडिकल सोशल वर्क के अंतर्गत। अगर आप यही चीज़ें आज MSW जब करते हैं, प्रोग्राम MSW करते हैं, तो उसके अंतर्गत मैंने समाज को मैं जोड़ता, ठीक है, समुदाय के स्वास्थ्य के साथ साथ मैं समाज में जो असमानताएं उसको भी जोड़ लेता, आर्थिक वित्तीय समस्याएं जो थी उसको भी जोड़ लेता, उसको भी बता देता, वो भी पार्ट बनता है। परंतु मेडिकल सोशल वर्क में जब प्रश्न आता है तो समुदाय आधारित मॉडल को जब भी कभी सोचना है, आपको स्वास्थ्य के बारे में ही सोचना है, तो स्वास्थ्य में सुधार करने हेतु सशक्त बनाती है प्रमुख स्वास्थ्य मुद्दों और उन्हें संबोधित करने के लिए रणनीतियों की पहचान करने में समुदाय की सक्रिय भागीदारी पर बल देता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब ये होता है कि आप ये समझ लीजिए कि जिसमें समुदाय अपनी व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार इन सेवाओं तक आसानी से पहुंचाता है, तो वहां समुदाय की भागीदारी और सहायता शामिल होती है। ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट जवाब होगा, ना कि आपका संस्था आधारित मॉडल, ना ही आपके एकीकृत मॉडल, ना ही आपका संसाधन मॉडल। क्या मैं आपको ये भी ऑप्शन बताऊं कि आगे बढ़ो? बता दो, अगर आपको जानकारी चाहते हैं तो बताओ, बताइए। सर बता दीजिए। ओके, संस्था आधारित मॉडल, ये आप सबके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न आपको साफ शब्दों में बता दिया, संस्था आधारित मॉडल, कि यह एक प्रकार से जो है इंस्टीट्यूट वगैरह को रिलेट कर रही है, एक संस्था को रिलेट कर रही है। संस्था के आधार पे जो संस्था वाले के जो संस्था का गोल है, जैसे स्वास्थ्य के संबंध में है उस क्षेत्र का गोल, तो संस्था के माध्यम से भी आप क्या करेंगे, जो समुदाय के लोग रहेंगे उनकी भागीदारी और प्रभावी जो सहायता होगी उनको आप शामिल करेंगे। परंतु आप ये ध्यान रखिएगा कि वह मॉडल जिसमें कार्यक्रम को प्रभावी क्रियान्वयन के रूप में लिया जाए, जो कार्यक्रम प्रभावी क्रियान्वयन के रूप में ले रहे हैं आप, वो संस्था का पार्ट नहीं बनता है, वो समुदाय का पार्ट बनता है। यहाँ पे अगर हम बात करें प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर ना, बल्कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो सक्रिय भागीदारी को सहायता का शामिल करना। परंतु ध्यान रखिएगा, संस्था है तो ग्रुप जरूर रहेगा, समूह के माध्यम से यह काम किया जाता है, प्रभावी बनाया जाता है। तो आप ध्यान रखिए, कार्यक्रम के प्रभावी कार्यक्रम नहीं, समूह के प्रभावी कार्यक्रम की बात करें तो यहाँ पे सही माना जाएगा। तो यह ग्रुप अगर होता तो आप संस्था आधारित मॉडल कह सकते थे। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर एकीकृत मॉडल, एकीकृत मॉडल क्या होता है? ये भी स्वास्थ्य के संबंध में ही एकीकृत मॉडल भी है। ये बेसिकली विकास की बात करेगा, तो विकास एक समग्र मॉडल है जहां पर ग्रामीण भारत में सतत परिवर्तन की बात करता है, तो वो हमारे सामने एक एकीकृत मॉडल के रूप में आता है। तो आप एक बात याद रखिएगा, इंटीग्रेटेड की जब भी कभी आपसे मॉडल की बात करें तो आप कह देना कि अस्थायी विकास बदलाव लाने के लिए समुदाय को नेतृत्व करना होता है। तो यहाँ क्या लिखा होता प्रश्न में? अगर लिखा होता कि हम एक आत्मनिर्भर और टिकाऊ समुदाय की कल्पना करते हैं जिसमें समुदाय की भागीदारी और सहायता शामिल हो, तब आप कह देते कि एकीकृत मॉडल है। बेसिकली एकीकृत मॉडल एक आत्मनिर्भरता और टिकाऊ कम्युनिटी पर बात करता है, जहां अस्थायी सकारात्मक बदलाव लाने की बात करता है, जहां समुदाय को नेतृत्व करने की बात करता है, रणनीति बनाने की बात करता है, वो एकीकृत मॉडल है। वो क्या है? एकीकृत मॉडल है। बस ये बात आप ध्यान रखिएगा, केवल कीवर्ड्स को पकड़िए, बस केवल कीवर्ड्स को पकड़िए, और याद तब रहेगा ये जब कीवर्ड्स आप अपने कॉपी में मेंशन कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि एकीकृत मॉडल क्या चीज़ें हैं, संस्था आधारित मॉडल क्या है, तो वो आपके लंबे समय, क्योंकि आप काफ़ी टाइम बाद मेडिकल सोशल वर्क के जो है चीज़ें या शब्द सुनने को मिल रहा है, तो इसलिए लग रहा होगा कि आप लोगों को भी जल्दी याद नहीं हो रहा, लेकिन 2-3 बार जब आप पढ़ेंगे, उसको देखेंगे, तो ऑटोमेटिक वो सारी चीज़ें जो है याद रहेंगी आप लोगों को। संसाधन मॉडल एक है, जैसा कि आप अच्छे तरीके से जानते होंगे। संसाधन मॉडल, संसाधन का मतलब होता है रिसोर्सेज से संबंधित, जिसका एक ऐसा स्रोत जिसका उपयोग मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कर रहा होता है कि नहीं? तो कोई वस्तु प्रकृति में हो सकता है और हमेशा से मौजूद रही हो, लेकिन वह संसाधन नहीं कहलाएगी जब तक कि मनुष्यों का उनमें हस्तक्षेप ना हो, है कि नहीं? तो ये चीजें हैं। तो संसाधन का मतलब ही है क्या है? मानव उपयोग की वस्तुओं से है, यह प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों हो सकता है। संसाधन मॉडल में क्या क्या चीजें आती हैं? प्राकृतिक भी आती है और सांस्कृतिक भी आता है। तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। भौतिक रूप से संसाधन वातावरण की वे प्रक्रियाएं हैं जो मानव के उपयोग में आती हैं। बस कोई अगर पूछ ले तो बता देना कि भौतिक रूप से संसाधन वातावरण की वे प्रक्रियाएं हैं जो मानव के उपयोग में लाई जाती हैं, उसे संसाधन मॉडल कहते हैं। और यहां प्रश्न था कि कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर समुदाय की भागीदारी और सहायता को शामिल करना, तो केवल ऑप्शन नंबर सी था, बाकी कोई ऑप्शन नहीं था। बात करेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 3, भारत सरकार ने वर्ष डैश में राष्ट्रीय बाल नीति कब अपनाई? ध्यान रखिएगा,
भारत सरकार ने वर्ष में राष्ट्रीय बाल नीति अपनाई? सर 1974। यहाँ पे जवाब अगर हम बात करें तो 1974 का जवाब है। आपको मैं एक चीज़ यहाँ पे जोड़ना चाहूँगा, सही जवाब गलत नहीं है, सही है आपका, 1974 सही है। भारत सरकार ने, याद रखिएगा, अगर प्रश्न ऐसे भी बनाया जा सकता है कि भाई बच्चों के अधिकारों के लिए एक बहु क्षेत्रीय है जो बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता को मान्यता देती है, तो बेसिकली एक राष्ट्रीय बाल नीति आई थी, आपको बता दूं, राष्ट्रीय बाल नीति। तो ये राष्ट्रीय बाल नीति जो अपनाई गई है, आप 26 अप्रैल 2013, अब आप सोच रहे हैं सर 26 अप्रैल 2013 क्यों बता रहे हैं, बात को केवल समझना है आपको। अब आपके सामने जो पेपर में प्रश्न आने वाला है कुछ इस तरीके से आएंगे, ध्यान रखिएगा, कथन बना के, और ये कथन इस तरीके से हो सकते हैं कि राष्ट्रीय बाल नीति के बारे में निम्न कथनों पर विचार करो, पहले बात को समझो, ठीक है। पहला ऑप्शन आएगा कि इसे सरकार ने अपनाया या इसे सरकार ने 2018 में अपनाया था, पहला प्रश्न आएगा। दूसरा कूट आ सकता है कि यह 14 साल से कम बच्चों के रूप में सभी को मान्यता देने की बात करता है क्या। तीसरा आपके सामने ये कहेगा कि इनमें से जो दो प्राथमिकता वाले क्षेत्र के रूप में एक बच्चे के अस्तित्व और स्वास्थ्य की पहचान करता है क्या। देखिए मैं आपको बता दूं, इसे सरकार ने अपनाया है, आपको बता दूं 2018 में ही, परंतु यह बात ध्यान रखिएगा कि बच्चों के अधिकारों के लिए एक बहुक्षेत्रीय बात मैंने कर दिया। क्या बात कर दिया, बहुक्षेत्रीय बात कर दिया। यहां पे आज लिख सही से, ये जो है लिख नहीं रहा है, मैं बता रहा हूं। अगर मैं बात करूं आपको बहुक्षेत्रीय की बात, बहुक्षेत्रीय की बात, तो याद ये रखिएगा कि बहुक्षेत्रीय और बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने की जो आवश्यकता को जो मान्यता देते हुए 26 अप्रैल 2013 को राष्ट्रीय बाल नीति को अपनाया गया। यह 18 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक व्यक्तियों को एक बच्चा मानता है, एक बच्चा मानता है अगर 18 वर्ष से कम आयु के कोई बच्चा है, व्यक्ति है तो नीति ने 4 प्रमुख प्राथमिकताओं की क्षेत्रों की पहचान की। उसने एक तो क्षेत्र ये बताया स्वास्थ्य, एक मेडिकल से था, मेडिकल सोशल वर्क से था जिसका नाम था स्वास्थ्य और पोषण, तीसरा था शिक्षा और विकास, चौथा था संरक्षण और भागीदारी। ये 4 ऐसे क्षेत्र थे जो बहुक्षेत्रीय और बहुआयामी दृष्टिकोण के रूप में देखे गए थे। तो मैं आपसे कहूं कि जो पहला पॉइंट यहाँ पे मैंने मेंशन किया था कि इसे सरकार ने 2018 में अपनाया था, तो राष्ट्रीय बाल नीति की बात में अगर हम करें यहाँ पे तो 2018 आपका सही रहेगा। परंतु ये प्रश्न अब आपको कंफ्यूज हो रहे होंगे क्योंकि यह प्रश्न जो है नेशनल चिल्ड्रंस पॉलिसी से पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं कि यह डेट है 22 अगस्त 1974 को भारत ने राष्ट्रीय बाल नीति को स्वीकार किया था और जिसमें राज्य का उत्तरदायित्व माना गया था। देखो अब प्रश्न कहां से था, ये प्रश्न यहां से भी था, आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 2018 और 2013 1974 ऑप्शन में नहीं आएंगे, ये बात तय है, समझ लीजिए अच्छे से। भारत में राष्ट्रीय बाल नीति जो अपनाई गई ये तो 1974 से ही है, लेकिन बाद में बहुत मॉडिफिकेशन इसमें हुआ। बहुस्तरीय की बात 2013 और 2018 आता है, बहुक्षेत्रीय की बात आता है वहां पे, तो क्वेश्चन में लिखा रहेगा आपका बहुक्षेत्रीय और बहुआयामी। अब यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है तो भाई 2013 2018 क्यों लिखेगा, मैं ये कहता हूं तब तो लिखेगा ही नहीं। इसलिए आप यहां पे लगाएंगे 22 अगस्त 1974 को स्वीकार किया गया, जिसमें राज्य का उत्तरदायित्व माना गया कि जन्म पूर्व और जन्म के बाद बच्चे या बच्चियों के विकास हेतु पर्याप्त और समुचित सेवाएं उपलब्ध कराई जाएगी। ये बात ध्यान रखिएगा, इसका उद्देश्य यही था कि देश में हर बच्चे और बच्ची के समग्रतापूर्ण विकास को सुनिश्चित करने के लिए काम करेगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो यह स्पष्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है इस प्रश्न में, अगर दिक्कत है तो पूछ लीजिए। हाँ, फिर उसके बाद देखो, अगर आपको क्रम याद रखना है तो आपको बता दूं एक और कीवर्ड्स। एक आपको याद रखना 1974, आपको मालूम है। एक आपको याद रखना है 2001, अभी बता देखो 2001 में क्या है। 2001 में ना बाल विकास से संबंधित जीने का स्वास्थ्य था, पोषण था, मनोरंजन था, शिक्षा थी, आर्थिक शोषण से संरक्षण प्राप्त करना था, समानता प्राप्त करने के अधिकार को स्वीकार किया गया था 2001 में। इसलिए ध्यान रखिएगा कि ये मैं बात कर रहा हूँ भारत सरकार के माध्यम से ही राष्ट्रीय बाल नीति के बारे में। तो 1974 याद रखिएगा, 2001 याद रखिएगा। फिर एक डेट याद रखिए 2012, जो अभी अभी आपको मैंने बताया है 2013 वाला।
ठीक है। तो 2012 भी आता है पेपर में, 2013, दोनों एक साथ नहीं आएंगे, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ 2013 को ही। तो 2013 में लागू किया गया और उसके अनुसार कुछ मुख्य बातें रखी गई थी। बातें क्या रखी गई थी? बात ये रखी गई थी कि भाई 18 वर्ष से कम उम्र का अगर बच्चा कोई है, व्यक्ति है, तो उसको बच्चा कहा जाएगा, और लड़की है तो बच्ची कही जाएगी। ऐसी बात कही गई 2013 में, 2013 में। फिर उसके बाद इसके अकॉर्डिंग जो है हितधारकों के लेकर काफ़ी बात हुआ, फिर संसाधनों को लेकर चर्चा किया गया। इसी के अंतर्गत जो है राज्य और जिला स्तर पर भी योजनाएं बनाई गई। ये वही था, ठीक है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इस नीति का अवलोकन किया, उसका क्रियान्वयन किया। ये चीज़ें हमें देखने को मिली, है ना। फिर इसका एक 2018 में आया। 2018 में यहाँ पे जो प्रक्रिया बनाई गई वो बाल अधिकार संरक्षण को लेकर बताया गया। बाल अधिकार संरक्षण के आयोगों को सुनिश्चित किया गया। उनमें जितने हर स्तर पर सभी क्षेत्रों में इस नीति का सिद्धांत का आदर किया गया। इस तरीके की बात जो है इसमें कह दी गई थी। तो हर 5 साल में इस नीति की समीक्षा का प्रावधान किया गया है, हर 5 साल में, है ना। तो ये चीज़ें अभी आप नोट कर सकते हैं या समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 4, देखिए कह रहा है कि ग्राहकों के संदर्भ में सही उपागम और तकनीकें चुनने हेतु कई सिद्धांतों और कुछ कौशलों के ज्ञान के लक्षणों वाली अप्रोचेस हैं, उपागम है। ग्रहणशील उपागम है, उपचारात्मक उपागम है, संकट उपागम है, कार्यात्मक उपागम है। बताइए जरा, समझ में आ रहा है सभी लोगों को? अगर कोई दिक्कत या डाउट हो रहा है तभी पूछ लीजिए, समय है हम लोगों के पास। बता दीजिए। उपचारात्मक उपागम है। ओके, गहनशील उपागम और उपचार, अच्छा ग्रहणशील है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगर आप लोगों ने 4 का मुझे ग्रहणशील बता रहे हैं और किसी ने उपचारात्मक बताया है, मैं आपको बताता हूँ, देख लीजिए यहाँ पे, समझ लीजिए अच्छे से। ये जो प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है कि ग्राहक का मतलब हो गया आपका क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो एक बार कि उसी के संदर्भ में ये सही उपागम, और सही उपागम मतलब सही अप्रोच, और सही उपागम चुनने हेतु कई सिद्धांत आते हैं, कई प्रिंसिपल्स और कुछ थ्योरीज, कुछ कौशल, स्किल, उनके ज्ञान के जो लक्षण वाली उपागम है, उनके ज्ञान के, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हो? ये क्लाइंट की पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहे हो, ना कि आप बात कर रहे हो किसका। देखो उपचारात्मक मैडम हम लगाएंगे, ट्रीटमेंट ये क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जा रहा है, ठीक है। अब बात रही ग्रहणशील वाला उपागम। ग्रहणशील उपागम ये एक्चुअली, ठीक है, 1 मिनट, यहाँ ग्रहणशील उपागम ये चीजें हैं कि उसके अंतर्गत उसने ग्रहण अर्जित क्या क्या किया है, एक्वायर क्या क्या चीजें किया है ना। प्रश्न ये नहीं था एक्वायर का, मतलब हमें ये जानना है वहां पे कि वो सही उपागम क्या है, टेक्निक क्या है, चयन करने का सिद्धांत, कौशल का ज्ञान वाले जो लक्षण उसको आप देख रहे हैं, वो अर्जित ग्रहणशील से देख रहे हैं कि संकट से, या उपचारात्मक या कार्यात्मक से। तो यहाँ पे मैं बताऊं ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये ग्रहण कर रखा है, ये भी आपका नहीं होगा। एक आपका है कार्यात्मक, सॉरी, एक संकट और एक है कार्यात्मक। बताओ यहाँ दोनों में कौन बेटर रहेगा आपका? दोनों में क्रियात्मक होगा। बिल्कुल यही सही जवाब, ऑप्शन नंबर डी। ऐसे प्रश्न को पढ़ोगे तब समझ में आएगा। इसलिए ग्रहण तो आप देखो, आपने देखा ही नहीं, आप प्रश्न को नहीं पढ़ते हैं अच्छे से। मैं बार बार कह रहा हूं, प्रश्न अच्छे से पढ़ो, देखो उत्तर मिलेंगे। प्रश्न पढ़ोगे तो अच्छे से, प्रश्न पढ़ोगे उत्तर मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी ही आपका करेक्ट जवाब होगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 4 की बात करता हूं तो आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय युवा नीति को व्यापक रूप से वर्ष में पुनः सृजित किया जाना चाहिए, सॉरी किया गया है, कब किया गया था? बहुत अच्छा सवाल है। आई थिंक 2003, आई थिंक नहीं, सही है, यही सही है, हाँ यही सही है ना, यही आपका करेक्ट जवाब है ना। बहुत अच्छी चीज़ है। तो यहाँ अगर मैं आपसे बात करूँ ना, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 2003 ही, है ना। क्या इसके बारे में कुछ बता दो, एक आध 2 लाइन, 2-4 शब्द, या फिर आगे बढ़ो तेजी से, बताओ। राष्ट्रीय युवा नीति, जी जी क्या करें, चलो सुन लो, सर इसको थोड़ा सा बता देता हूँ, सुन लीजिए। सरकार ने, अगर मैं आपको बताऊँ एक चीज़, आप लोगों ने सुना भी होगा कि राज्य सरकार ने राष्ट्रीय युवा नीति 2014 के एक मसौदे की समीक्षा भी की थी, आप जानते भी होंगे। जहाँ पे अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो राष्ट्रीय युवा नीति का एक नया मसौदा तैयार हुआ, जिसे हम लोग पब्लिक डोमेन में रखा था, पब्लिक डोमेन में। तो राष्ट्रीय युवा नीति का जो उद्देश्य था, 5 ही प्राथमिकता के क्षेत्र पे थे। अब 5 प्राथमिकता क्षेत्र कौन कौन से, ये पेपर में आपसे पूछा जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं, पूछा जा सकता है। पहला शिक्षा,
दूसरा रोजगार, है ना, रोजगार को भी हम और उद्यमिता भी इसको साथ रिलेट कर सकते हैं। चौथा युवा नेतृत्व, तीसरा था ना युवा नेतृत्व। फिर उसके बाद विकास, फिर स्वास्थ्य, है ना। देखो जैसे अगर हम बात करें शिक्षा, शिक्षा हो गई, रोजगार उद्यमिता हो गया, युवा नेतृत्व, युवा नेतृत्व विकास तो एक ही है, युवा नेतृत्व विकास जो है एक ही हो जाएगा, है ना। और फिर स्वास्थ्य हो जाएगा एक, और एक आपका हो जाएगा मनोरंजन। मनोरंजन कितने हुए, 1 2 3 4 5, है ना, 5। ठीक है, ये चीज़ें आप ध्यान रखिए। इसके अंतर्गत सामाजिक न्याय भी हम रखते हैं, सामाजिक न्याय की परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, लेकिन बेसिकली 5 मिलते हैं हमें। एक प्राथमिकता वाले लक्ष्य, वो इम्पोर्टेंट कि भाई क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो इनको आप याद रखिएगा। हो सकता है आप लोगों से ऐसे भी प्रश्न पूछे जाएं या बनाए भी जा सकते हैं इसमें। तो भारत में जो राष्ट्रीय युवा नीति आरंभ हुई थी, वो सबसे पहले आरंभ हुई थी 1988 में। अगर आपसे कभी कोई प्रश्न पूछे कि भाई राष्ट्रीय युवा नीति कब आरंभ हुई थी, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, भारत में संसद में, भारत के संसद में पहली राष्ट्रीय युवा नीति जो बनाई गई थी, जो लाई गई थी, तो वो 1988 में लाई गई थी। कब लाई गई थी, 1988 में करी गई थी, इसको याद रखिएगा पहले। फिर मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने युवा मामले और खेल विभाग को नीति के क्रियान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में इसको नामित कर दिया, है ना। इसको क्या कर दिया, नामित कर दिया। इसका उद्देश्य भी वही था कि भाई व्यक्तित्व और कार्यात्मक क्षमताओं को विकसित करना है और उसे अवसर देने हैं, है ना, आर्थिक रूप से उत्पादन और सामाजिक रूप से उसका जो है उपयोग हो सके, ऐसी बात करता था। यहाँ पे लोगों को जागरूक करना, अनुशासन के गुण, आत्मनिर्भरता, न्याय, निष्पक्ष खेल इत्यादि चीज़ों के बारे में ये चर्चा करता था, जो 1988 का था। तो मैं कहता हूँ कि ये आपको स्पष्ट हो गया होगा। फिर मैंने कहा कि 2014 भी था। बेसिकली तो जो 2014 का था, उसमें 10 साल के दृष्टिकोण की कल्पना की गई थी, है ना। कल्पना की मतलब भविष्य की बात की गई थी। तो भारतवर्ष 2030 तक के जो है, अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय युवा नीति को जो विकास करना है, वो 2030 तक का इन्होंने एक लक्ष्य रख लिया है। तो अभी जो प्रश्न आप लोगों को आने वाले हैं, वो 2014 आने वाले हैं। सरकार द्वारा मसौदा जो राष्ट्रीय युवा नीति है 2014 की जो समीक्षा बनाई गई है, तैयार की गई है, वो 2014 ही आप लगाएंगे, 2003 नहीं लगाएंगे। अगर यदि आता भी है तब भी नहीं लगाएंगे 2003 को, ठीक है, याद रखिएगा, यह आपको ध्यान रखना है। फिर एक अभी भी मैंने आपको बताया 2003 का, तो जैसा कि 2003 आप देख ही रहे हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन में 2003 है, व्यापक रूप से वर्ष में पुनः सृजित किया गया दोबारा से 1988 वाला, तो यह था 2003 का जो 88 वाला था, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। व्यापक लेवल पर अगर प्रश्न पूछेगा तो 2003 को ही लगाएगा। उसके बाद 2014 में भी व्यापक लेवल पर नहीं हुआ था, ना ही 1988 में ही हुआ था, वह हुआ था केवल 2003 में ही हुआ था। इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्लियर रहेगा। कोई दिक्कत तो नहीं आएगी आप लोगों को इस प्रश्न में। अगर दिक्कत है पूछ लीजिए मुझे, अगर कोई स्पष्ट अगर आप लोगों को नहीं हुआ है तो। 2014 में क्या आया था सर? 2000 देखो मैं बताऊं, राष्ट्रीय युवा नीति जो 2003 थी ना, उसी के स्थान पर राष्ट्रीय युवा नीति 2014 को शुरुआत की गई। 2014 में सर 11 क्षेत्र थे, मैंने अभी आपको साथ बताया भी वहाँ पे 2014 के बारे में कि 5 क्षेत्रों के लेकर, तो उन पे बात कर रहे थे। अब यहाँ पे जो क्षेत्र थे उसका व्यापक लेवल बढ़ाया गया। तो एक शिक्षा हो गया, रोजगार था, कौशल था, स्वास्थ्य था, खेल था, सामाजिक मूल्य था, सामुदायिक सहभागिता थी, रणनीति और भागीदारी थी, युवा सहभागिता थी, समावेशन था और सामाजिक न्याय था, है ना। 5 इसमें से जो थे वो प्राथमिक थे। 2014 में सर 15 से 23 वर्ष के बीच के व्यक्तियों को युवा के रूप में परिभाषित किया जाएगा, परंतु उसमें नहीं था। उसमें कहा गया 18 वर्ष से कम बच्चों को जो रहेंगे उनको क्या कहा जाएगा, बच्चा बच्ची कही जाएगी। लेकिन 2014 में कह दिया कि 15 से 23 साल वर्ष के बीच में जो रहेगा वो युवा परिभाषित हो गया, ये बता दिया इसने। और क्या बोला इसने, कहा कि युवाओं के लिए भारत सरकार के दृष्टि से परिभाषित किया जाता है कि उन क्षेत्रों में अभिज्ञात किया जाएगा जिसमें युवा विकास के लिए कार्यवाही अपेक्षित होगी, और इसी के अंतर्गत जो है सभी स्टॉक होल्डर के लिए कार्यवाही के रूप में एक रूपरेखा भी तैयार किया जाएगा। ये बात थी 2014 में, और कुछ नहीं था। 2013 के स्थान पे 2014 आया है, 2003 के स्थान पे 2014 आया है। कल क्लियर बताइए। सर एक चीज पूछना था पूछो। सर, इसमें क्वेश्चन है कि पुनः सृजित किया गया, तो 2003 पुनः सृजित का मतलब होता है कि दोबारा से बनाया आपने, है ना, क्या किया। तो सर तो अगर ऑप्शन में 2014 रहेगा तो सर दोनों में नहीं, 2003 2014 तब क्वेश्चन में 2003 रहेगा, क्वेश्चन में 2003 रहेगा, फिर आप 2014 लगाएंगे यहाँ पे, तब ये पुनः सृजित होगा ना। फिर 2003 का ये वो होगा ना, बदलाव होगा 2003 का,
यहाँ तो अब इससे पहले तो 1988 वाला है, मैंने ये क्या लिखा है देखो, उसको सृजित किया है ना, अब 2003 ही आएगा। 2014 अभी हो सकता है, तो 2014 थोड़ी लगाओगे आप, काट देना उसको, उसके बाद तो यही आया 2003 आया है ना। सर व्यापक रूप से अगर आएगा तो 2003 ही आएगा। बिल्कुल, अगर नहीं नहीं ऐसा ऐसे नहीं, अगर व्यापक रूप से ना आए, यदि व्यापक रूप से अगर आता है तो ऑप्शन में 2014 भी अगर है, 2003 भी है और 1988 भी है, तब आप 2003 को ही करिएगा। इनको ही लगाएंगे। हाँ, इनको ही लगाइएगा। और यदि पुनः सृजित की बात अगर आप कर रहे हैं, पुनः सृजित की बात कर रहे हैं, तो ये 1988 यहाँ पे अगर है पेपर में, तो भाई जाहिर सी बात है 2003 ही है। यदि क्वेश्चन में 1988 नहीं है और पूछ लिया पुनः सृजित को लेकर, 2014 को ना लगा के 2003 को लगाइएगा, है ना। समझ में नहीं अभी आया, बताइए क्या सर करें। आप चलो, अब जरा मुझे ये बताइए, क्या जरा विज्ञान शब्द जानते हैं किसके द्वारा दिया गया है? जरा विज्ञान इंग्लिश में जेरोंटोलॉजी कहा जाता है, इसको मालूम होना चाहिए आप लोगों को। क्यों सिद्धार्थ सर, हो कि कहीं चले गए हो आप? जरा विज्ञान शब्द द्वारा बताइए क्या होना चाहिए। सर बी शायद होगा सर। शायद भी नहीं होगा मैम, यहाँ शायद नहीं, यहाँ आपको बताना है सही। ऑप्शन नंबर ए, एन ए, रेबिनको इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, जेरेंटोलॉजी, जरा विज्ञान। जानते हो इसको ये होता क्या है? कौन जानता है भाई? कोई बच्चा बताएगा मुझे। जेरेंटोलॉजी से संबंधित है। जो बड़े लोग होते हैं, मतलब बुजुर्ग जो होते हैं, हाँ उनके बारे में स्टडी किया जाता है, मतलब उसी का होता है स्टडी। हाँ, मतलब आप वृद्ध व्यक्तियों का जब आप अध्ययन करते हैं ना मैम, उसे हम लोग जेरेंटोलॉजी कहते हैं, जरा विज्ञान कहते हैं इसे शुद्ध हिंदी में। वृद्ध व्यक्तियों का अध्ययन करना जेरेंटोलॉजी कहलाता है। और यह शब्द दिया था एन ए रेबिन को द्वारा दिया गया था, जेरेंटोलॉजी वाला शब्द। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट जवाब। ये फैक्ट पर प्रश्न था, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट भी सवाल था। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर और लेंगे हम लोग आगे। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक बुजुर्गों के साथ कार्य करने का सिद्धांत नहीं है? आपको मैं एक चीज और बता दूं, यहाँ पे ट्रिक, एक और तरीका। जब भी कभी आप मेडिकल सोशल वर्क की बात मैं कर रहा हूँ, जब भी कभी आप मेडिकल सोशल वर्क का पेपर सॉल्व करें, तो आप ध्यान रखिएगा 1 से लेकर 3 प्रश्न, 1 से लेकर, जैसे ही अगर आपको समझ में आ गया कि पहला प्रश्न हमने अभी पढ़ा है वृद्ध व्यक्तियों से, तो 2 से 3 प्रश्न आपको बैक टू बैक मिलने वाले हैं। मैंने ऐसा अनुमान, एक आइडिया दे रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ कि वृद्ध व्यक्ति के ही संबंध में पूछे जाएंगे वृद्ध, 2 से 3 प्रश्न। अभी आप पढ़ के करते रहिए, अभी देखिए और ध्यान रखिएगा, तब उन्हीं के आधार पर ही आपको सोचना है, उन्हीं के आधार पर ही फिर आप लोगों को सोचना है। चलो मुझे बताइए जरा कि संयुक्त राष्ट्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक बुजुर्गों के साथ कार्य करने का सिद्धांत नहीं है? क्या स्वतंत्रता, भागीदारी या सहानुभूति? पूर्णता, क्या जवाब मुझे बताइए, ऑप्शन क्या होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 7 का? देखिए, सिद्धांत नहीं है, स्वतंत्रता का सिद्धांत है, भागीदारी का सिद्धांत है, सहभागिता, सहानुभूति का सिद्धांत है। ये प्रश्न कोई अप्लाइड नहीं, ये फैक्ट है, और ये प्रश्न है यूनाइटेड नेशंस के अनुसार। यूनाइटेड नेशंस कहता है कि एक बुजुर्ग के साथ अगर आपको काम करना है तो आप इंडिपेंडेंट, सहभागीदारी के रूप में काम करें, सहानुभूति के साथ काम करें, इस तरीके काम करें। पूर्णता कोई शब्द इसने यूज नहीं किया है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 3 गलत होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। ICMR, देखिए ये भी सवाल अच्छा है, और ICMR जो होता है ये बेसिकली मेडिकल के संबंध में बात करें अगर हम लोग, तो इससे पेपर में प्रश्न पूछा जाता है। तो ये एक इंडियन काउंसिलिंग ऑफ मेडिकल रिसर्च है, आपको मालूम होगा, आप जानते भी होंगे इसके बारे में, नई दिल्ली में है। तो अगर मैं बात करूं तो इसमें कहा कि वर्ष में बताओ वो कौन सा वर्ष था जिसने कहा कि HIV एड्स के संबंध में एक सिरो आवेक्षण कार्यक्रम शुरू किया, और वो वर्ष आपको बताना है। ICMR के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके दृष्टिकोण से, इंडियन काउंसिलिंग ऑफ मेडिकल रिसर्च है ये आप सबके सामने। बताइए क्या बताना चाहेंगे? जवाब नहीं आ रहा है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 8 का? पहली बार सुन रहे थे। अच्छा जी, चलो कोई बात नहीं। तो अब देखिए बेसिकली क्या है ये सर, मैं आपको बता दूं, अभी आपको बताऊं कोविड के परिप्रेक्ष्य में जो भी चीज़ें हुई थी,
इसने भी अपनी एक अहम भूमिका निभाया है इसमें भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, CMR में सर। भारत के जैव चिकित्सा अनुसंधान हेतु निर्माण समन्वय प्रोत्साहन हेतु एक संस्था है ये। और भारत सरकार ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त की है। सन 1911 में नई दिल्ली में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसकी स्थापना की, याद रखिएगा। और ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय पर ही बात करता है, फाइनेंस सहायता की भी बात ये करता है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। और ये मैं बता दूं आपको कि इसका सही जवाब सन 1985 इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट माना जाएगा। एक सिरो आवेक्षण कार्यक्रम शुरू किया था। तो यहाँ पे सिरो आवेक्षण एक कार्यक्रम है। सिरो आवेक्षण क्या है? सिरो आवेक्षण एक कार्यक्रम है जहाँ पे मैंने बताया तो अभी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और फाइनेंस वित्तीय सहायता प्राप्त करने की बात किया गया, ठीक है, इसके बारे में सिरो आवेक्षण। और ये ही कार्यक्रम था HIV एड्स के संबंध में बात कर रहा था। तो ऑप्शन नंबर, यहाँ पे परीक्षण वगैरह भी थे, ऐसे नहीं कि परीक्षण नहीं थे, परीक्षण भी इसमें शामिल किया गया था, परीक्षण भी इसमें शामिल किए गए थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर 1980। अगर आपसे 2019 की कोविड की बात करता है तो आपको मैं बताऊंगा कि 2019 को 2020 रखिएगा, 2020 मार्च 2020 में कोविड पर इसने जो है एक कार्यक्रम तो नहीं कहेंगे कि, लेकिन इस पर अपने एक भागीदारी इसने निभाया था, मतलब जांच को लेकर, है ना, और इंफॉर्मेशन से लेकर और स्वास्थ्य के बारे में अगर हम बात करें तो लोगों को सलाह या मार्गदर्शन जागरूकता के परिप्रेक्ष्य में इसने काम किया था, ठीक है, कोविड-19 पर, ठीक है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में कि डैश ग्रामीण विकास की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या जिला प्रशासन, पंचायत राज और स्वयं सहायता या गैर सरकारी संगठन? कौन निभाता है ग्रामीण विकास की प्रक्रिया में? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9 का अगर आप जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, तो आप करेक्ट जवाब दे रहे हैं कि पंचायती राज संस्था। क्या आप लोग जानते हैं पंचायती राज संस्था क्या होती है? बताइए। पंचायती राज संस्था वह संस्था है जिसके अंतर्गत सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाता है और सत्ता एक प्रशासकीय शक्तियों को विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित कर दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि जिससे राष्ट्र के प्रत्येक क्षेत्र में विकास की योजनाओं का क्रियान्वयन हो सके, है ना। तो पंचायती राज प्रणाली होती क्या है? पंचायती, देखो, ग्रामीण स्तर पर पंचायती राज सरकार की एक शाखा है जिसमें हर गांव अपनी गतिविधियों के लिए स्वयं जिम्मेदार होगी। बात सही है कि नहीं? अब जब यहाँ पे स्वयं जिम्मेदार होगी तो आपको एक चीज बता दूं मैं कि 1992 में एक संशोधन आया था अधिनियम का, जिसमें पंचायत को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय दोनों के लिए योजनाएं तैयार करने की शक्तियों और जिम्मेदारियों का प्रावधान था। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा कि ग्रामीण विकास की लेकर महत्वपूर्ण भूमिका अगर कोई निभाया है तो ऑप्शन नंबर बी निभाया है, ऑप्शन नंबर बी निभाया है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, जहाँ पे 3 स्तर की पंचायतों में 5 साल की अवधि पर चुनाव कराया जाएगा और पंचायत भंग होने के पर 6 महीने के अंदर चुनाव कराया जाएगा। ये बात आप जानते होंगे। ग्राम सभा की एक संवैधानिक दर्जा है जहाँ पे महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण भी है और अनुसूचित जातियों के लिए भी आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में दिया गया है। यदि आपसे पूछे पंचायती राज के जनक कौन है, जैसे कि आप लोग को भलीभांति तरीके से मालूम भी होगा, बलवंत राय मेहता को माना जाता है भारत का पंचायती राज के जनक माने जाते हैं, जानते होंगे आप लोग। और बलवंत राय मेहता बेसिकली एक समिति आई सन 1957 में, ये भी आपको मालूम होगा, और 1957 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर था। और 19 सामुदायिक विकास कार्यक्रम की अगर मैं बात करूं तो ये जो आया था वो 1952 में आया था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। और जो कामकाज को देखने के लिए गठित की गई थी बलवंत राय मेहता समिति थी जो 1957 में, ये त्रिस्तरीय पर पंचायती संस्थानों को सुझाव देने वाली समिति थी। 3 स्तर कौन कौन से थे? नंबर 1 आप नोट कर लीजिएगा, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत था। नंबर 2 पे आप नोट कर लीजिएगा ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति थी। नंबर 3 पर आप नोट कर लीजिएगा जिला स्तर पर जिला परिषद थी। तो ये 3 ऐसी संस्थाएं थी, एक प्रकार से आप यह कह सकते हैं, जो आपके पेपर में पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा है कौन सा नहीं है। आपको इसी के संबंध में बता दूं, बलवंत राय अगर आप याद करते हैं तो आपके मन में 2 बातें और आ रही होगी, अशोक मेहता समिति के बारे में और एक राव समिति के बारे में। मैं इनके बारे में बता दूं कि फिर आगे बढ़ूं? बताओ। चलो, तो अगर मैं बात करता हूं, जैसे ही अशोक मेहता की बात करें तो अशोक मेहता के बारे में जानते होंगे, सन 1977 में ये समिति आई। 1977 में ये समिति में जिला पंचायत और मंडल पंचायत के 2 स्तर बताए गए। देखिए, अभी अभी आपने देखा कि बलवंत राय मेहता ने 3 बात किया, ग्राम पंचायत जिला,
परंतु अशोक ने किस पे बात किया? दो ऐसे स्तरीय पंचायत की बात किया जिसमें राज्य स्तर के निचले विकेंद्रीकरण के पहलू पर बात किया और एक जिला स्तर पर जिला के सुझाव पर बात किया। तो आप याद रखिएगा, अशोक मेहता समिति सन 1977 में आई थी। ये इसमें केवल एक बात याद रखिए कि पंचायत से 2 स्तरीय पंचायती राज संस्थानों की सिफारिश की थी। उसके बाद एक आते हैं GVK। अगर हम बात करें GVK के बारे में, तो राव समिति 1985 में आई और ये जो समिति आई नियोजन की मूल इकाई के रूप में जिला बनाने की सिफारिश की और नियमित चुनाव भी आयोजित किए जाएं, ऐसी बात हुई GVK राव समिति 1985 में। फिर उसके बाद इनके नाम पर ही समितियां हैं, इसलिए मैं नाम तो उसी में आ जा रहा है, बता नहीं रहा हूं, परंतु आप समझ रहे होंगे। एक समिति आई LM सिद्धवी। जी जी बोले हाँ बोल। सर, यही पूछ रहे थे, कोई एक समिति आई थी जो संवैधानिक दर्जा दी थी। हाँ, मैंने कहीं पढ़ा था कुछ। संवैधानिक दर्जा जो समिति की बात कर रहे हैं, तो अभी आपने जो अभी ऊपर पढ़ा है पंचायती राज संस्था के बारे में, है ना, बलवंत राय मेहता वाली समिति, यही समिति है ना, संवैधानिक दर्जा। ठीक है, क्लियर हुआ? संवैधानिक दर्जा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि 73वां संवैधानिक संशोधन हुआ था, 1992 में पारित किया गया था, तो 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था, है कि नहीं। तो वो बेसिकली क्या चीज़ें थी, वो उसी से रिलेट कर रही थी। तो पंचायती राज संस्था का गठन करने वाला राजस्थान का पहला राज्य था उस समय, तब जाके इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया था, है ना। तो वही अभी बताता हूँ, रुक जाओ, अभी इसको क्लियर कर लो। तो किसका बता रहा था मैं? GVK राव समिति थी, है ना, ये आई थी 1985 में। उसके बाद मैं बता रहा था LM सिंघवी समिति थी जो 1986 में आई थी, 1986 में आई थी। ये क्या था? ये पंचायतों को अधिक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की सिफारिश करती थी। और देखिए आपको बता दूं, जो 1986 का था, ये सिद्धवी समिति की भी बात करके पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा भी देगा। तो याद रखिएगा, जो LM सिद्धवी समिति थी 1986 वाला भी, ये पंचायतों को अधिक वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने की सिफारिश की, पहली बात। दूसरी बात वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी आप नोट करके रखिएगा ध्यान में, कि पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा जो है देना, संवैधानिक दर्जा देना, ये बात LM सिद्धवी समिति 1986 में थी। ये भी आप ध्यान रखिएगा। और एक बात याद रखिएगा कि इसके संबंध में जैसे एक हनुमान राव समिति आई थी, हनुमान राव जो समिति आई थी वो 1983 में आई थी, और एक PK थुंगल समिति आई थी सन 1988 में आई थी। एक समिति हरपाल सिंह खर्रा समिति आई थी 1990 में आई थी, 1990 में आई थी। तो ये समिति के नाम थे जो मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं। आपको बता दूं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश भारत में लॉर्ड रिपन के तहत एक स्थानीय स्वशासन का विकास हुआ था। तो लॉर्ड रिपन को भारत के स्थानीय स्वशासन का पिता के रूप में जाना जाता है। लॉर्ड रिपन को किसको जाना था? भारत में स्थानीय स्वशासन पिता किसके नाम से? देखो, ये पेपर में, सोशल वर्क के पेपर में क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, है ना, क्योंकि प्रश्न आप देख रहे हैं। तो लॉर्ड रिपन को माना गया। तो लॉर्ड रिपन का 1988 का संकल्प था कि स्थानीय स्वशासन को मैग्ना कार्टा का रूप दिया था। मैग्ना कार्टा का रूप अगर पूछता है किसने दिया, तो लॉर्ड रिपन ने दिया। और मैग्ना कार्टा कब दिया? तो 1882 में दिया, 1882 में। और याद ये रखिएगा, 1882 का जब संकल्प हुआ स्थानीय स्वशासन का, तो मैग्ना कार्टा का नाम है, तो मतलब व्यक्ति कौन था? तो लॉर्ड रिपन था, याद रखिएगा। और प्रस्ताव में ये कहा गया कि सभी मौजूद बोर्ड जो होंगे वो गैर अधिकारियों को 2/3 बहुमत होंगे। अब बात कहाँ है? प्रस्ताव में कहा गया। ये किसके प्रस्ताव में था? स्थानीय स्वशासन के प्रस्ताव में था कि भी गैर अधिकारियों के 2/3 बहुमत होंगे जिन्हें निर्वाचित होना था, और इन निकायों के अध्यक्ष को निर्वाचित गैर अधिकारियों में से होना था। ये याद रखिएगा। 1882 के बाद आपको मैं बता दूं, 1907 में एक आपने नाम सुना होगा, हब हाउस के तहत जो है केंद्रीयकरण और राय कमीशन का गठन किया गया था, जहां पे ग्राम पंचायत का महत्व को माना गया था। फिर 1919 में स्थानीय स्वशासन को भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत उसको विषय में रखा गया। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम दिसंबर 1992 में हुआ था, पारित हुआ, और 24 अप्रैल 1993 को ये लागू हो गया। मैं बात कर रहा हूँ स्थानीय स्वशासन की बात। 24 अप्रैल 1993 को लागू हो गया। 24 अप्रैल को भारत में पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये बात आप लोगों को तो पता होना ही चाहिए, 24 अप्रैल को।
73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के प्रावधान के अनुसार पंचायती राज संस्थानों का गठन करने वाला राजस्थान भारत का पहला राज्य बना था। जो बात आप लोगों से एग्जाम में कई बार भी पूछा जा सकता है। आपको बता दूं, लॉर्ड एक मेयो का नाम आता है ब्रिटिश इंडिया के तहत 1870 के तहत में बात करें तो लॉर्ड मेयो के प्रस्ताव में प्रतिनिधि स्थानीय संस्थानों का शुभारंभ हुआ था 1870 में, जिसे 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा सुधार के माध्यम से बेहतर बनाया गया था। तो अगर स्थानीय स्वशासन की बात करें, अगर अंग्रेजों या ब्रिटिश इंडिया के लेकर, तो वो 1870 लगा दीजिएगा, फिर आप आगे बढ़ जाइएगा 1882 को लेकर। ठीक है, ये बातें आप लोगों को ध्यान रखना होगा। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो पंचायत समिति से था, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेंगे 10। डैश का प्रयोग, डैश का प्रयोग, अगर हम डैश का प्रयोग कर रहे हैं तो एक देखो डैश यहाँ पे लिखा हुआ डैश है। डैश का प्रयोग एक व्यक्ति, एक समूह और एक समुदाय के गति के पैटर्न को खोजने के लिए प्रयोग किया गया। क्या गतिशील मानचित्र, सेवा मानचित्र, अवसर मानचित्र और भागीदारी मानचित्र, क्या बताना चाहेंगे? बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का। भाई अवसर मानचित्र यहाँ पे कहना चाहेंगे, अपॉर्चुनिटीज द राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। लोगों और संस्थानों को पारदर्शी और मानवीय और प्रतिबद्ध बनाने के लिए बृहद रूप से प्रयुक्त सर्वोत्तम उपकरण कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 11। भाई शिक्षा का अधिकार अधिनियम करेक्ट रहेगा, बताइए जरा एक बार। शिक्षा का अधिकार नियम, बोलिए आप लोग। अधिनियम सर सूचना का अधिकार अधिनियम होगा। अरे यहाँ पे आप देखिए, शिक्षा का अधिकार का अधिनियम 2009 का है जी। सूचना का अधिकार 2005 का है। अब प्रश्न ये है कि लोगों और संस्थानों को पारदर्शी और मानवीय और प्रतिबद्ध बनाने के लिए बृहद रूप से प्रयुक्त सर्वोत्तम उपकरण कौन सा माना जाएगा? चलिए क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 11 के बारे में, तो देखिए यहाँ शिक्षा का अधिकार आप जानते हैं, इसको राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट कहा जाता है। ये बात जानते होंगे आप लोग। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक 2009 के नाम से इसको जाना जाता है। शिक्षा का अधिकार क्या कहता है भाई? संविधान के जो 86वें संविधान संशोधन 2002 हुआ, उसके द्वारा 21A में जोड़ा गया था कि यह प्रावधान करता था कि राज्य विधि बनाकर 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य के लिए उपबंध करेगा। ये बात आप जानते हैं। फिर इसी अधिकार को व्यवहारिक रूप देने के लिए संसद में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 पारित किया गया, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। बोल दिया करो, ठीक है। यह स्पष्ट हो गया? बताइए एक बार जरा, स्पष्ट हुआ? अरे भाई बताइए तो सही, स्पष्ट हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ फिर बताएंगे, फिर समझो। हाँ बोला करें, अगर नहीं स्पष्ट हो पाता तभी मुझे पता, जब आप बोलेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आपको नहीं आया। अगर आप बोलेंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा ना फिर। अच्छा एक ऑप्शन और देखो, यही बात है ना, तो मैं यही कह रहा था आपसे, मैंने क्या बोला था? शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार की अगर हम बात करते हैं तो हमारे सामने एक बात याद आती है, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट। और इसी शिक्षा का अधिकार 2009 जो है, ये 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। 86वां संविधान संशोधन, और 2002 में जब हुआ तो उसमें उस समय 21 का ए की बात अगर मैं करूं तो इसमें जोड़ा गया था कि यह प्रावधान था कि राज्य विधि बनाकर 6 से 14 साल के जो बच्चे होंगे उनको निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। ठीक है, उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, इसके उपबंध की बात की गई। फिर इसी अधिकार को व्यवहारिक रूप देने के लिए संसद में क्या हुआ? संसद में एक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम पारित हुआ 2009 में। फिर इसी को सही तरीके से जब लागू हुआ तो उसको बोला गया 1 अप्रैल 2010 को। 2010 को ये सही तरीके से लागू हो गया। ठीक, याद रखिएगा इसको। अब बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर सूचना का अधिकार, है ना। सूचना का अधिकार अधिनियम। अब ध्यान देने वाली बात यह है, कभी मैं बताऊंगा यहाँ पे क्या है। यहाँ पे बात है कि लोगों और संस्थानों को पारदर्शी, मानवीय और प्रतिबद्ध बनाने के लिए बृहद रूप से प्रयुक्त सर्वोत्तम की बात हो रही है। सूचना का अधिकार देखिए 2005 था, जो प्रत्येक लोग, अगर हम बात करें, प्राधिकारी का कार्य करती थी। पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के संवर्धन की बात करता था, जहाँ पे लोग प्राधिकारियों को नियंत्रणाधीन सूचना तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों के सूचना के अधिकार में
उसके व्यवहारिक शासन पद्धति को स्थापित करती थी। बेसिकली ये है क्या चीज़ आप जानते होंगे। यह यदि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त पद पर नियुक्त होते समय उम्मीदवार किसी अन्य सरकारी नौकरी की पेंशन या अन्य सेवानिवृत्त लाभ प्राप्त करता है तो उस लाभ के बराबर राशि का उसके वेतन से घटा दिया जाएगा। लेकिन यह नए संशोधन अधिनियम में यह प्रावधान को समाप्त कर दिया गया, जैसा कि आपको मालूम होगा, है कि नहीं। तो आप मुझे जरा बताइए, यहाँ पे जो आरटीआई, जिसको आप क्या बोल रहे हैं, सूचना का अधिकार, हाँ, तो आप मुझे ये बताएं कि इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट माना जाएगा, जहां पे आप जो राइट टू इंफॉर्मेशन कहता है कि सूचना पाने का अधिकार, जो सूचना अधिकार कानून लागू करने वाला करने वाला राष्ट्र अपने नागरिकों को प्रदान करता है, जहां पे सूचना अधिकार के राष्ट्र द्वारा जो है राष्ट्र अपने नागरिकों को अपने कार्यों और शासन प्रणाली को सार्वजनिक करता है, जहां लोकतंत्र में देश की जनता अपनी चुनी हुई व्यक्ति को शासन करने का अवसर प्रदान करती है। तो ये आपको बताता है भारत में जनता को सार्वजनिक कार्यों की सूचना प्राप्त करने का अधिकार दिलाने वाला कानून है सूचना का अधिकार अधिनियम, जो 2005 के नाम से जाना जाता है। और मैंने आपको बता दिया कि यह एक ऐसी प्रणाली है जहां पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के संवर्धन लोक अथॉरिटी के नियंत्रणाधीन सूचना तक पहुंच को सुनिश्चित करने की बात करता है। इसलिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी माना जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट माना जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12, वह मॉडल जो दिव्यांगता को रोग, सदमा और दुर्घटना जैसे बाह्य स्रोतों से उपजे वाली एक समस्या कहलाता है, क्या वो सामाजिक मॉडल होगा, आर्थिक मॉडल होगा, चिकित्सकीय मॉडल होगा या स्पेक्ट्रम मॉडल होगा? क्या आप कहना उचित समझेंगे? चिकित्सकीय मॉडल होगा सर। ओके, यहाँ आपका जवाब आ रहा है कि चिकित्सकीय मॉडल होगा, परंतु मैं आपसे बता दूं क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए माना जाएगा, सामाजिक मॉडल। बात यह है कि वह मॉडल जो दिव्यांग को रोग, सदमा और दुर्घटना जैसे बाह्य जो स्रोत हैं उन स्रोतों से उपजे वाली एक समस्या है, दिव्यांगता, रोग जो सदमा, दुर्घटना जैसे बाह्य स्रोतों के उपजने वाली एक समस्या है दिव्यांगता रोग। यहाँ पे आपको बताओ स्पेक्ट्रम मॉडल इज द राइट होगा या बताओ एक बार, सामाजिक मॉडल होगा। चिकित्सा मॉडल बेसिकली आपका अगर हम बात करें तो वो ट्रीटमेंट वाली प्रक्रिया पर आधारित हो जाएगी। यहाँ पे बता रहा है कि स्रोतों से उपजे वाली एक समस्या है, आपका स्पेक्ट्रम मॉडल होगा ऑप्शन नंबर डी। एएसडी कितने लोग जानते हो? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है, ये पढ़े हो आप लोग इसके बारे में? बताओ। हाँ सर, बच्चा आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं कर पाता है, बोल नहीं पाता है, बुद्धि का विकास थोड़ा कम होता है, बिल्कुल, सामाजिक समारोह में भाग लेने में एबल नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही मीरा राय, आपने ये सही बात बताया और यही आपका करेक्ट माना जाएगा कि वह मॉडल है जो दिव्यांगता को रोग, सदमा और दुर्घटना जैसे बाह्य स्रोतों से उपजने वाली एक समस्या के रूप में अगर हम देखते हैं तो स्पेक्ट्रम मॉडल होता है, सामाजिक अभाव देखने को मिलता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आप यहाँ पर डी को चुनाव करें, ये सही रहेगा। बात करेंगे नेक्स्ट सवाल पर, आगे आएंगे क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संपोषणीय विकास का उद्देश्य, संपोषणी का मतलब होता है सतत, सतत का मतलब आप समझ गए होंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से है, ये SDG के संबंध में है कि नहीं? जरा आप मुझे बताना चाहेंगे, बताइए जरा, सतत विकास का उद्देश्य जिसको आप का मानचित्र, पूर्ण विकास। ओके, अब एक एक बातों को हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, बेसिकली सतत विकास मानव विकास के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक आयोजन सिद्धांत है, आप जानते हैं। सतत विकास को सन 1987 में, सतत विकास को सन 1987 की ब्रेटलैंड रिपोर्ट में परिभाषित किया गया कि विकास जो भविष्य की पीढ़ियों की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करना। सतत विकास को
सन 1987 की ब्रेटलैंड रिपोर्ट में यह बात कही गई कि विकास जो भविष्य की पीढ़ियों की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा कर रहा है या पूरा करता है, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए जैसे जैसे सतत विकास की अवधारणा विकसित होती है, तो इसमें अपना ध्यान भविष्य की ओर या भविष्य की पीढ़ियों के लिए आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, पर्यावरण संरक्षण की ओर अधिक हस्तांतरित हो जाती है। अब ये सतत विकास की पहली बार रियो डी जेनेरियो में 1992 के पृथ्वी शिखर सम्मेलन में शुरू की गई एक रियो प्रक्रिया आप जानते होंगे। फिर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सतत विकास लक्ष्य पर बात किया, तो 2015 से लेकर 2030 तक एक लक्ष्य बनाए गए। 17 लक्ष्य थे वैश्विक लेवल पर, चुनौतियों की सामना करते थे, जिसमें गरीबी, असमानता, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण संरक्षण, न्याय और शांति इत्यादि गोल को शामिल किया गया है कि नहीं? पता है आप लोगों को ये बातें। अब इसी अगर हम जब बात करते हैं सतत विकास लक्ष्य पर, तो उसके अंतर्गत कुल टोटल 17 लक्ष्य हैं और उन 17 लक्ष्यों के बारे में आपको बताना है। अगर लक्ष्य के नाम मालूम है तो आप कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे ऐसे सवाल को, फिर तो है कि नहीं? तो देख लीजिए, अगर आपको लक्ष्य देखना है तो ध्यान से सुनिए। यहां पे करेक्ट जवाब क्या होना चाहिए, किसी को दिखा कोई करेक्ट जवाब मिला? भाई 2030 तक के हमें लिखा गरीबी के सभी रूप में विश्व में समाप्त करना, कहीं गरीबी लिखा हुआ है इसमें? उद्देश्य है नहीं। कहीं इस ऑप्शन में भोग की संपत्ति, सुरक्षा और बेहतर संपोषण और टिकाऊ कृषि लिखा हुआ है? नहीं। आप इतना तो देखो, मैं जो बोल रहा हूं उसको देखो। क्या सभी आयु के लोगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देने की बात किया है? बताइए। नहीं। अगर बात करें समावेशी, न्यायसंगत, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात है कहीं पर? नहीं। लैंगिक समानता प्राप्त करने के लिए महिलाओं को, लड़कियों को सशक्त बनाना है, ऑप्शन में कहीं है? नहीं है। अगर हम बात करें कि सभी के लिए स्वच्छ और पानी के सतत मैनेजमेंट की उपलब्धता किया जाए, स्वच्छ पानी वगैरह की, ये है? नहीं है। सस्ती, टिकाऊ और जो है आधुनिक ऊर्जा तक सुनिश्चित करने की बात करें तो कहीं पर है? नहीं है। अगर हम बात करें सस्ती जो है, इसके साथ ही साथ तो निरंतर, समावेशी और सतत आर्थिक क्षमता और विकास, पूर्णता, उत्पादक रोजगार को बेहतर बढ़ावा देने की बात है। बताइए, है इसमें? क्यों नहीं भाई? ऑप्शन नंबर बी कहाँ है? क्या पढ़ रहे हो आप लोग यार? अब देखो, इसमें लिखा हुआ है, मैं बोल भी रहा हूँ आप लोगों को कि आर्थिक विकास, समावेशी और सतत पूर्ण उत्पादन, रोजगार और बेहतर कार्य करने का बढ़ावा देने की बात है, तो आर्थिक क्षमता दिया गया है इसमें। और आर्थिक क्षमता यही संपोषणी विकास का लक्ष्य, इसके अंतर्गत लक्षण आ जाते हैं, है ना। बुनियादी ढांचे हैं अगर हम बात करें देश के बीच और भीतर असमानता को कम करना है, लचीला और टिकाऊ शहर और मानव बस्तियों का निर्माण करना है, जो है अस्थायी खपत और उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करना है, जलवायु परिवर्तन की बात करनी है, अस्थायी सतत विकास के लिए जिसे महासागर, समुद्र, समुद्री संसाधन होंगे उसको संरक्षण देना होगा, है कि नहीं? ये सारी बात इसमें कही गई है। वैश्विक लेवल पर भागीदारी होगी, शांतिपूर्ण और समावेशी समितियों का बढ़ावा दिया जाएगा, भूमि संरक्षण, जैव विविधता और सुरक्षित जंगल प्रणाली इत्यादि चीज़ों को बढ़ते हुए जो नुकसान है उसको रोकना होगा। ये सारी चीज़ें इसमें रखे गए थे गोल। और एक था MDH था, जिसको हम लोग मिलेनियम डेवलपमेंट गोल कहते थे। ये 2000 से लेकर 2015 तक चलाए गए थे। 2000 से लेकर 2015 तक चलाए गए। इसमें कुल टोटल 8 गोल थे, 18 टारगेट थे उसमें 17 गोल हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और इसके अंतर्गत 170 देशों ने लक्ष्य पर जो है इस पर नज़र भी रखे थे, 170 देशों ने। तो शुरुआत की बात थी, ठीक है। तो पर्यावरण और विकास का विश्व आयोग जो था, उसके अंतर्गत ब्रेटलैंड कमीशन जारी किया गया था। ब्रेटलैंड कमीशन किसके द्वारा जारी किया गया था? पर्यावरण और विकास पर विश्व आयोग 1983 के अंतर्गत ब्रेटलैंड कमीशन द्वारा जारी की गई थी ये रिपोर्ट। याद रखिएगा, ये आप सबके लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा ये सवाल। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेंगे। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, संसाधन मानचित्रण नहीं होगा। बात करेंगे नेक्स्ट सवाल पर। हमारे सामने है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वर्ष डैश में है। क्या बताना चाहेंगे आप? सितंबर 1974 इज द राइट आंसर। कहीं है
ऑप्शन नंबर डी 1974। ठीक है। सोशल डायग्नोसिस पुस्तक के रचयिता कौन है? सर ऑप्शन सी, सर मैनेजमेंट। कब आई थी? 1917 में। 1922 में व्हाट इज सोशल केस वर्क? फ्रॉम टू चैरिटी, फ्रॉम टू चैरिटी भी सोशल केस वर्क आता है। और फ्रेंडली विजिटर अमंग करके किताब आती है 1899, है ना। सामाजिक मामला कार्याभ्यास के पक्ष समर्थन ग्राहक डैश के सिद्धांत को गुणारोपित करता है, गुणारोपित करता है, व्यक्तिकरण करता है। भाई सामाजिक मामला में कार्याभ्यास में जो है पक्ष समर्थन क्लाइंट के जो सिद्धांत यहाँ पे बात करें तो गोपनीयता नहीं होगा, संप्रेषण नहीं होगा, स्वनिर्धारण नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी व्यक्तिकरण होगा। मामला कार्य में सूचना का प्राथमिक स्रोत क्या हो सकता है? ग्राहक होगा कि संपर्शिक अनुबंधन होगा, या देखभाल करता, या मित्र? मामला कार्य के सूचना में क्वेश्चन नंबर 17। ऑप्शन सी। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे देखिए प्राथमिक स्रोत मामला कार्य में है, और सूचना के प्राथमिक स्रोत, एक प्राथमिक स्रोत होता है, एक द्वितीयक स्रोत होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, है ना, सी करेक्ट नहीं होगा। प्राथमिक स्रोत, देखो अपने आप को आप प्रथम बना रखें, अपने आप के बजाय क्लाइंट को रखें। सोशल वर्क यही कहता है ना। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट मिलेगा, क्लाइंट, ग्राहक, है ना। और ऑप्शन नंबर हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। डैश निदान के अंतर्गत मामला कार्यकर्ता ग्राहक को उसकी बीमारी समस्या के प्रकृति द्वारा वर्गीकृत किया गया था। आपको मालूम होना चाहिए समाज कार्य में निदान के प्रकार हैं ये, और ये जो निदान के प्रकार हैं ये किसने दिया थे बताएंगे कोई बच्चे? बताइए। ओके ओके। समाजकारी में निदान के प्रकार, आपके अगर हम बात करें यहाँ पे समाजकारी में निदान के जो प्रकार हैं वो बेसिकली एच पल्लमैन के द्वारा दिए गए। और एच पल्लमैन ने निदान के 3 प्रकार बताए। एक का नाम था गतिशील निदान, दूसरे का नाम था क्लिनिकल निदान, तीसरे का नाम था कालात्मक निदान, जिसको आप हेतु निरूपित कहते हैं। जहाँ अगर हम बात करें गतिशील निदान के बारे में, गतिशील निदान क्या कहता है आपसे कि निदान, गतिशील निदान जो व्यक्ति समस्या परिस्थिति की जटिलता में सक्रिय रूप से भूमिका निभा रहा हो। बात को समझने की कोशिश करिए, ठीक है। ये क्या कहता है? ये कहता है व्यक्ति समस्या परिस्थिति की जटिलता में सक्रिय रूप से भूमिका निभा रहा हो, तो इसमें हम कहते हैं गतिशील निदान है ये। लेकिन जब हम बात करते हैं यहाँ पर दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं चिकित्सकीय निदान के बारे में, तो चिकित्सकीय निदान आपसे क्या बोलता है कि चिकित्सा निदान जो होता है सेवार्थी की समस्या की प्रकृति के अनुरूप वर्गीकृत करता है। और यहाँ पे कहा है कि निदान के अंतर्गत मामला कार्यकर्ता ग्राहक उसकी बीमारी समस्या की प्रकृति के द्वारा वर्गीकृत किया गया है। मतलब मैं ये कहता हूँ कि चिकित्सकीय निदान सेवार्थी को उसकी समस्या की प्रकृति के अनुरूप वर्गीकृत करने का प्रयास करता है, और इसके अंतर्गत वैयक्तिक सामाजिक कार्यकर्ता सेवार्थी के वैयक्तिक कुछ समायोजन के स्वरूप को और उसकी दुष्क्रिया के लक्षण और आवश्यकताओं और व्यवहारों के स्वरूप की जो जानकारी देता है वो चिकित्सकीय निदान देता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर जो बी वाला है ये सही माना जाएगा। और जो हेतु निरूपित निदान होता है यह आपसे क्या बताता है? ये तीसरा निदान है, इसे कार्यात्मक निदान भी कहा जाता है। इसमें बेसिकली अधिकांशतः कार्यात्मक निदान का जो संबंध होगा वो निकटवर्ती कारणों से कम और समस्या की प्रारंभिक स्थिति और जीवन इतिहास से अधिक। मतलब इसका संबंध क्या बना कि उस समस्या से होता है जो सेवार्थी के व्यक्तित्व और उसकी क्रिया में सन्निहित हो, उसको हम हेतु निरूपित कहेंगे। तो 3 बातें थी, तीनों की तीनों सरल थे, इजी था, केवल परिभाषा पूछा था यहाँ पे। और जब आपके सामने प्रश्न में इस तरीके से लिखा हो निकटवर्ती कारणों के बारे में बात कर रहा हो, जहाँ कारणों के आधार पे हम लोग कुछ तथ्य ले रहे हैं, तो कार्यात्मक निदान हो जाएगा, जिसको हम हेतु निरूपित कहते हैं। जब आपसे कहे कि बीमारी और कोई समस्या है उसकी प्रकृति के आधार पे आप वर्गीकृत करके उसका निदान कर रहे हो तो उसको आप चिकित्सकीय निदान कह देना। जब आपसे पूछा जाए कि व्यक्ति की समस्या परिस्थिति बता के उसकी परिस्थिति, व्यक्ति की जो समस्या है ना उसकी परिस्थिति, उस परिस्थिति की जो जटिलता में जो सक्रिय भूमिका आ रही है निभाने वाली, जो सक्रिय भूमिका निभाने वाली लग रही है आपकी,
तो वहां पे ये गतिशील निदान, मतलब गतिशील निदान में उन बातों को शामिल किया गया है जिन्हें सामान्यतः मनोसामाजिक कहा जाता है, जिसमें सेवार्थी के क्रियाकलाप को सम्मिलित शामिल किया जाएगा। जो सेवार्थी उसकी जो एक्टिविटी है उसको हम शामिल करेंगे इसमें पहले में, और जब हम उसकी बीमारी और उसकी प्रकृति को वर्गीकृत करेंगे तो चिकित्सकीय। ऑप्शन नंबर बी। बताओ 18 समझ में आ गया? एच पल्लवन का है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, उस स्थिति में पर्यवेक्षण जिसमें व्यवहार वास्तविक रूप से होता है डैश कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 19, वास्तविक रूप से बताऊं प्रत्यक्ष में होता है। अच्छा यहाँ पे देखो, ये पर्यवेक्षण का मतलब ऑब्जर्वेशन है। एक मिनट इंग्लिश दिखा दूं आपको, एक बार क्वेश्चन का इंग्लिश देखो। अगर आप लोगों को हिंदी समझ में नहीं है भी आए ना, आप लोग बोल दिया करो कि सर इंग्लिश दिखा दो, तो मैं इंग्लिश दिखा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। देखो लिखा हुआ है कि ऑब्जर्वेशन इन दोज सिचुएशन इन विच द बिहेवियर एक्चुअल एक्यूरेस इज कॉल्ड। तो ये देखो आपसे ये पूछने की प्रयास किया जा रहा है कि इसमें कौन सा पर्यवेक्षण की भूमिका या ऑब्जर्वेशन या अवलोकन की भूमिका होगी। तो आप कह सकते हो फॉर्मल है, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है और इनफॉर्मल है। मैं आपको बता दूं ये प्रश्न एकदम सिंपल है, कह रहा है आपसे ये कि पर्यवेक्षण जिसमें व्यवहार वास्तविक रूप से होता हो, मतलब रियल बिहेवियर जिसमें होता हो। क्वेश्चन नंबर 19 वो प्रत्यक्ष में होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा यहाँ पर, जहाँ पे वास्तविकता होती है, ठीक है, और अवास्तविकता आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत अच्छा सवाल था आप सबके लिए, है ना, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 20 आपसे करा कि क्लाइंट के मूलभूत मतलब बुनियादी अधिकार पर आधारित नियम जैसे मामला कार्य और नैतिक कर्तव्य और प्रभावी मामला कार्य सेवा के लिए आवश्यक है, वह क्या होगा? स्वीकार होगा, व्यक्तिकरण होगा, संप्रेषण या गोपनीयता होगा? बताइए, बोलिए कि क्लाइंट के बुनियादी अधिकार पर आधारित नियम है, मामला कार्य का एक नैतिक कर्तव्य है और प्रभावी मामला कार्य सेवा के लिए आवश्यक है, तो वह होगा गोपनीयता, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट माना जाएगा कि जो बुनियादी अधिकार पर आधारित नियम है, जो मामला है, जो नीति, जो आपकी नैतिक कर्तव्य है और प्रभावी मामला कार्य सेवा के लिए यह आवश्यक भी है कि सेवार्थी की बातों को आप लोग गोपनीय रखें। यदि आपको लगता है कि इसको अब यहाँ से अगर हमें किसी और व्यक्ति के पास शेयर करना चाहिए, शेयर करने का मतलब से कोई थेरेपिस्ट वगैरह से, तो आप क्लाइंट से एक बार पूछ कर जरूर उसकी बातों को शेयर कर सकते हैं, परंतु आपके लिए यहाँ पे सीक्रेट रखना ज़रूरी है और ये परिभाषा है गोपनीयता का। ऑप्शन नंबर डी आपसे बताता है इनमें से दो व्यक्तियों का अहम स्थितियों के बीच होने वाली अननोन क्रिया की प्रक्रिया होती है। आपको बता दूं, आपने सुना होगा समव्यवहार विश्लेषण, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांस एनालिसिस थ्योरी के नाम से भी जानते हैं इसी को। आपको बता दूं कि एरिक बर्न एक विद्वान है, एरिक बर्न, और एरिक बर्न ने समव्यवहार विश्लेषण दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, सन 1950 में दिया था और जॉर्ज हॉमस ने भी इसका डेवलप किया है। ऐसी बात नहीं जॉर्ज हॉमस ने नहीं किया, जॉर्ज हॉमस की भी भूमिका इसमें होती है। यहाँ अगर हम बात करें तो दो बातें याद रखिए, एक का नाम होता है PAC मतलब पेरेंट एडल्ट चाइल्ड। अगर पेरेंट एडल्ट चाइल्ड की बात हो रहा तो एरिक बर्न के द्वारा बात की जा रही है, और ये एरिक बर्न ने इसने दो व्यक्तियों के अहम की जो स्थिति है उनके बीच में जो अननोन क्रियाएं की प्रक्रिया होती है उसी को हम लोग समव्यवहार विश्लेषण कहते हैं। और इसमें इन्हीं के आधार पे एक और नाम आया, आई एम ओके यू आर ओके, आई एम ओके यू आर नॉट ओके, ठीक है, आई एम नॉट ओके यू आर ओके, ठीक है, आई एम नॉट ओके और यू आर नॉट ओके। ये जो कॉन्सेप्ट है लाइफ, अगर हम इसको किस नाम से जानते हैं, लाइफ साइकिल के नाम से जानते हैं, ये प्रक्रिया होती है। थॉमस एंटोनियो हॉरिस ने सन 1967 में दिया था, 1967 में दिया था। और ये भी कॉन्सेप्ट ट्रांस एनालिसिस विश्लेषण से संबंधित था, जहां दो व्यक्तियों के अहम स्थितियों के बीच में एक अननोन प्रक्रिया को शामिल करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा ना वो पहला वाला ही सही रहेगा। यहाँ तीन विद्वान का नाम आता है, जॉर्ज हॉमस का नाम आता है एक आपका एरिक बर्न का, और जब एरिक बर्न का नाम आएगा तो ट्रांस एनालिसिस 110% है, इसी ने इसको डेवलप किया था। और ये डेवलप हुआ था कब? 1950 में एरिक बर्न के द्वारा। और फिर उसके बाद हम बताएंगे तो एंटोनियो जो है थॉमस एंटोनियो हॉरिस 1967 में इन्होंने लाइफ साइकिल के रूप में ये आता है। तो क्लियर हुआ क्वेश्चन नंबर 21? एक बार बताइए जरा मुझे, बताओ।
क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि समूह कार्यकर्ता सदस्यों को आवश्यक सूचना उपलब्ध कराता है ताकि सदस्यों की शाखाएं स्पष्ट की जा सके और उनकी भागीदारी में सुधार किया जा सके। यहाँ सूचना कार्यकर्ता की भूमिका डैश की है। क्वेश्चन नंबर 22 के क्या आपसे बोल रहा है, आपसे कह रहा है कि देखिए बात को समझेंगे तो मजा आएगा। और ये प्रश्न आपको मैं बता दूं 22 में प्रश्न आपसे कह रहा है समूह विकास के समूह कार्यकर्ता की भूमिका, उसका प्रश्न है ये। तो प्रश्न है कि समूह कार्यकर्ता सदस्यों की आवश्यक सूचना उपलब्ध कराता है भाई, और फिर ताकि समस्या का संख्या स्पष्ट हो जा सके, उसकी भागीदारी सुधार हो सके। यहाँ समूह कार्यकर्ता की भूमिका क्या होगी मैं पढ़ा चुका हूँ, आप लोगों को बताया भी हूँ। मध्यस्थता, समर्थन, शिक्षादाता और अधिवक्ता। क्या होगा सर? होगी सर इसमें मध्यस्थता। ओके, आपका जवाब जो आया है वो करेक्ट आया है सर, मध्यस्थता इज द राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अब बात को समझनी है। बेसिकली सोशल वर्कर की कई भूमिकाएं हैं। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं हम लोग, ग्रुप कार्य में कहीं और किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, व्यक्तिगत कार्य में किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। आपके सामने अगर हम बात करें तो एक शब्द आ रहा है यहाँ पे जो सामर्थ्यता का। सामर्थ्यता का मतलब यहाँ पे सर आप ध्यान रखिएगा कि कार्यकर्ता का सर्वप्रथम यह प्रयास रहता है कि वह अपने समूह सदस्यों की आवश्यकता और समस्याओं को समझे और उसे सुलझाने की सहायता करे, उसको सार्थकता बोला जाता है ना। उसे मतलब आप उन स्रोतों का पता लगाते हैं जिससे आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके और सदस्य जो होता है सहयोग ले सके। प्रश्न यहाँ पे है कि सदस्यों की आवश्यक सूचना उपलब्ध करा रहा है ताकि सदस्यों की जो संख्या है वो स्पष्ट रूप से जा सके, मतलब संख्याएं स्पष्ट हो सके और उनकी भागीदारी में सुधार हो सके। तो सुधार वाली जो क्रियाविधि का परिभाषा कर रहा है वो मध्यस्थता कर रहा है। ऑप्शन नंबर पहला सही रहेगा। शिक्षादाता के मतलब आप जानते ही होंगे कि अभी एक एजुकेटर के रूप में यहाँ पे हमारे सामने आ रहा है कि शिक्षा के रूप में आप उसको शिक्षण प्रशिक्षण की प्रक्रिया के माध्यम से आप उसे समाज की मुख्य धारा से जोड़ सकते हैं, है ना। और एक अधिवक्ता है, अधिवक्ता का तो नाम आपको अच्छे से मालूम ही होगा। एक अधिवक्ता जिस प्रकार से अपने मुवक्किल के लिए, उसे न्याय के लिए जज के सामने अपने पक्षों को रखता है, ठीक उसी प्रकार से आप लोग भी कार्यकर्ता हैं। तो इसलिए सदस्यों की समस्या को उच्च अधिकारियों के समक्ष रखेंगे और आवश्यक सेवाएं प्रदान करेंगे। तो आप लोग वहां पे क्या कहलाएंगे? अधिवक्ता कहलाएंगे। ये चीजें ध्यान रखिएगा। आप विशेषज्ञ के रूप में भी होते हैं, ग्रुप वर्क में भी आता है, ये भी होता है ऑप्शन में। बेसिकली विशेषज्ञ क्या होता है? वो एक एक्सपर्ट होता है। तो कार्यकर्ता सदस्यों की आवश्यकता पड़ने पर एक विशेषज्ञ की भांति सलाह देने का कार्य करता है और वह समूह समस्या का विश्लेषण भी करता है और उसका निदान इस प्रकार करता है कि वह स्वयं उसकी समस्या है वो स्वयं उसको ढूंढ सके और उसे स्वतः कर सके। फिर चिकित्सक के रूप में आता है थेरेपिस्ट, भी आप लोग हैं। थेरेपिस्ट में क्या करते हैं कि मरीज के रोगों के अध्ययन के बाद उचित इलाज करता है। और उसी प्रकार एक कार्यकर्ता समूह की कुछ मुख्य समस्याओं को चयनित करके उनका समाधान करने में समूह की सहायता भी करता है इसमें, है ना। उसके बाद एक चेंजेस के रूप में होता है, एक परिवर्तक कहलाता है सोशल वर्कर। और कार्यकर्ता सदस्यों की आदतों में परिवर्तन लाने के लिए अनेक कार्यक्रम करता है, क्योंकि कभी कभी आदतों के कारण ही समस्याएं उठ खड़ी हो जाती हैं और परिवार और समाज में विघटन उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पे सामाजिक कार्यकर्ता सदस्यों के कार्य करने के तरीकों में परिवर्तन लाने का प्रयास करता है, क्योंकि जब तक कार्य करने के ढंगों में बदलाव नहीं आएगा तब तक समूह किसी भी प्रकार का विकास नहीं कर सकेगा। इसलिए आप लोगों को एक परिवर्तक के रूप में भी जाना जाता है। तो ऐसे प्रश्न भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। आप देख रहे हैं कि मेडिकल सोशल वर्क में ये प्रश्न 22 बनकर आया हुआ है DSSB में। बात करें क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में कि समूह प्रक्रिया एक प्रथम चरण है जो संलग्नता से संदर्भित करता है, डैश कहलाता है। आपको मालूम होना चाहिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। बताइए जरा क्वेश्चन नंबर 23, बोलिए बोलो। ओके चलिए, क्वेश्चन नंबर 23 का आप लोगों का जवाब भी आ रहा है। मैं आपको बता दूं यहाँ की ये बेसिकली 5 स्टेप बात करें तो समूह विकास के बारे में, समूह विकास के बारे में बात किया जा रहा है। और आपको मालूम होगा ये किसका है समूह विकास, जहाँ पे निर्माण, नमूनाकरण, मंथन, निष्पादन की बात कर रहा है, जहाँ फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, एब्जॉर्मिंग जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। 1963 में सबसे पहले इसी को जो है टकमैन के द्वारा दिया गया था
और याद रखिएगा 19 सबसे पहले इसके द्वारा नहीं, सबसे पहले बेल्स के द्वारा दिया गया था, टकमैन के द्वारा नहीं। बेल्स ने 1950 में दिया था, इसने दिया था 1963 में। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, प्रश्न है कि समूह प्रक्रिया का प्रथम चरण कौन सा माना जाएगा, बोलिए जरा। बहुत बढ़िया है, फॉर्मिंग। बिल्कुल, फॉर्मिंग कौन सा ऑप्शन कहलाता है? निर्माण करना। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट जवाब, फॉर्मिंग। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे, अच्छा इसका नाम याद रखिएगा भी, फॉर्मिंग एक होता है पहला, दूसरा स्टॉर्मिंग, तीसरा नॉर्मिंग, चौथा परफॉर्मिंग, पांचवा एडजॉर्मिंग। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्यकर्ताओं के द्वारा समूहों के साथ कार्य करने में मौजूदा प्रयुक्त तकनीकी मानी जाती है? क्वेश्चन नंबर 24। अगर हम बात करें यहाँ पे 24 में, तो आपको बता दूं कि जब एक कार्यकर्ता के द्वारा समूह के साथ कार्य करने में बहुधा प्रयुक्त तकनीकी करेगा, तो भूमिका रोल तो कर ही सकता है भाई, रोल प्ले तो हो ही सकता है कि नहीं? तो अगर हम बात करें भूमिका निभाना, समूह पे डिस्कशन हो, निर्णय निर्माण करे, तो ये तो बिल्कुल हो जाएगा, तीनों के तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। एक कार्यकर्ता के लिए समूह के साथ कार्य करने में बहुधा प्रयुक्त करना होता, तकनीकी होगी, ये तीनों कार्य होंगे, इसलिए टेक्निक मानी जाती है। आप रोल प्ले की बात भी कर सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन भी कर सकते हैं, है ना, डिसीजन मेकिंग की बात भी कर सकते हैं, ये सारा काम ग्रुप में ही होता है, टेक्निक होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट माना जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का, है कि नहीं? बात करें क्वेश्चन नंबर 25 कि युवाओं के साथ कार्य करने का बृहद उद्देश्य क्या होगा? शैक्षणिक कौशल विकसित करेंगे क्या युवाओं में? बताइए हाँ या ना। बिल्कुल करना चाहिए आपको। ऑप्शन नंबर बी के बताइए कि क्या उनकी जो समस्याएं हैं वह युवाओं के साथ कार्य करने का बृहद उद्देश्य के रूप में आप समस्या समाधान की भी बात करेंगे? बिल्कुल, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट माना जाएगा, ए और बी दोनों सही माने जाएंगे। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे नेक्स्ट हमारे सामने कि सामूहिक विकास के चरणों का अध्ययन और वर्णन करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन माना जाता? टकमैन, वेल्स, ट्रेकर या क्लीन? बताइए, बोलो। हाँ क्या? टकमैन मतलब पढ़ नहीं रहे हो, सिर्फ मस्ती चल रही है, हैं? मतलब मस्ती सब लोग कर रहे हो आप लोग। कौन होगा? डी, ट्रेकर। ओके, अभी लास्ट सवाल में मैंने यहाँ पे क्या नाम बताया था? टकमैन। और इसके सामने भी तो मैंने कुछ बोला था कि पहला कौन था, दूसरा कौन था? नहीं सुनते हो आप लोग। यदि भाई अगर मैं तेज बोलता हूँ तो आप लोग मुझसे बोल सकते हो कि थोड़ा सा स्लो बोलो, लेकिन अगर ऐसे ऐसे सवालों को गलती करेंगे तो श्योर है कि आप लोगों के प्रश्न जो है गलत होने वाले। समूह विकास का सबसे पहले अगर कोई विद्वान आया था समूह विकास की अवस्था में, तो उसका नाम बेल्स था। मैंने बताया था ये 1950 में किए थे। उसके बाद आपका आता है टकमैन, सन 1963 में किए थे। उसके बाद नाम आता है कैलिन, सन 1972 में किए थे। उसके बाद ट्रेकर का नाम आता है सन 1972, ये भी आता है कैलिन का भी। टकमैन को अगर आप किताबों में भी देखेंगे तो सन 1965 का भी वर्ष नेट पे 1965 भी आता है, परंतु 1965 मतलब ये एनसीआर और इग्नू की बुकों में टकमैन का जो है 1963 है, इसलिए इग्नू की बुकों को थोड़ा सा फॉलो करें। और यूपी के भी अगर हम बात करें तो अगर आपको एनसीईआरटी अगर ऐसे प्रश्नों पर लगेगा भी तो एनसीईआरटी का ही वो मांगता है, तो वहाँ पे भी आपको वेल्स में का ही नाम मिलेगा, है ना, यूपी पे। तो आपको बता दो 1950 में वेल्स ने निर्धारित किया था ये इसके विकास की अवस्था। सबसे पहला वर्णन करने वाला व्यक्ति यही था विकास, सामूहिक विकास के चरणों को। इन्होंने बताया था दिशा निर्धारण, एक बताया था मूल्यांकन, एक निर्णय लेना। यदि आप सही से नहीं पढ़ेंगे तो आपके लिए दिक्कत हो जाएंगी। एक उसके बाद अगर हम बात करें टकमैन का होता है, उसमें हमने बताया भी था आपको कि भाई फॉर्मिंग होता है, स्टॉर्मिंग होता है, नॉर्मिंग होता है, परफॉर्मिंग होता है, एडजॉर्बिंग होता है, ये मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ। कैनिंग के अगर हम बारे में बात करें तो इन्होंने एक पहले बताया था दिशा निर्धारण, जिसको ओरिएंटेशन कहा जाता है, फिर विरोध जिसको रेसिडेंस भी कहा जाता है, फिर उसके बाद समझौता, घनिष्ठता, फिर समापन। इसके बारे में इन्होंने 5 चरणों पर बात किया था कैलिंग ने भी। ट्रेकर के बारे में बात करें, ट्रेकर 1972 में सबसे पहले इन्होंने प्रारंभ की बात किया था, फिर उसके बाद उन्होंने समूह भावना का आविर्भाव की बात किया था, फिर मित्रता का विकास की बात किया था, फिर शतक समूह की बात किया था, फिर लास्ट में समूह के पतन की बात किया था ये ट्रेकर महोदय ने।
तो याद रखिएगा इन सबकी चरणों के बारे में भी मैंने बता दिया क्या क्या चरण उन्होंने दिया थे। और प्रथम अगर हम बात करें अध्ययन करने का निर्णय लेने में तो वो बेल्स का नाम आता है। और नेट पे अगर आप लोगों को देखेंगे तो टकमैन का नाम आएगा, परंतु टकमैन सही नहीं है। बाकी और डीप में अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं नेट से भी, तो वहाँ पे आपको मिलेंगे भी, ऐसे नहीं कि, लेकिन एग्जैक्ट जो विकिपीडिया में आता है वो गलत होता है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में। 27 हमारे सामने ये है कि शक्ति के प्रकार जो एक समूह में व्यक्ति के, ठीक है, व्यक्ति के स्तर को बढ़ाने में सहायता करती, विशेषज्ञ शक्ति, सूचना शक्ति, पुरस्कार या उपरोक्त में सभी। 27 डी इज द राइट आंसर। हाँ, डी इज द राइट आंसर, डी करेक्ट हो जाएगा कि शक्ति के प्रकार जो एक समूह में व्यक्ति के स्तर को बढ़ावा दे। देखिए अभी समूह का ही सवाल ऊपर था, अगेन दूसरा समूह का मिलेगा। ये DSSB का है, बाकी भाई मैं किस तरीके से सेट हो रहा है CBT का, वहाँ पे SGPGI का हो सकता है, ऐसे भी पैटर्न आपको दिखे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। समूह सदस्यों के द्वारा एक दूसरे और समूह के प्रति महसूस की जाने वाला आकर्षण डैश कहलाता है। मैतव्य इज द राइट आंसर या सशक्ति। देखो समायोजिकता और एकीकृत तो नहीं होगा, बताइए जरा ऑप्शन कौन सा सही होगा क्वेश्चन नंबर 28 का। 28 जी, बी इज द राइट आंसर ना, मैतक। मैतक क्या होता है बताना चाहेंगे? मैतक में समानता होना। किसमें? सर आप बता दीजिए। ओके, देखिए बेसिकली क्या है मैतक के, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो ये एक ऐसा शब्द है जहाँ समूह के सदस्य के द्वारा एक दूसरे और समूह के प्रति महसूस की जाने वाला एक आकर्षण कहलाता है। कहने का मतलब कोई कार्य करने में अगर इम्प्रूव या टेक्निक यूज़ करना चाहते हैं तो समूह के साथ और या समूह के जो व्यक्ति हैं उनको आप रिवॉर्ड देकर आप कर सकते हैं। तो कार्यों में क्या हो जाएगी भाई, जाहिर सी बात है वृद्धि। अगर आप काम नहीं कर रहे, भाई मैंने कहा कि कल आप लोग अगर 10 क्वेश्चन करके ले आओगे तो मैं कल आपको कुछ रिवॉर्ड दूंगा, कुछ जो है आपको पुरस्कार दूंगा। तो यह एक ऐसा शब्द है जो मैतक रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑप्शन नंबर आपका यही सही माना जाएगा, बी मैतक, जहां पर एक दूसरे और समूह के प्रति महसूस की जाने वाला आकर्षण होता है वो मैतक होता है। ऑप्शन नंबर आपका ये शब्द एग्जैक्ट आप लोग अगर रिपीट भी होगा ये क्वेश्चन अगर आपके SGPGI में, तो आपको बता दूं एकदम यही क्वेश्चन रिपीट होगा। अगर ये प्रश्न में कोई ना चेंज नहीं, ना ही ऑप्शन चेंज हो गए इसके, ध्यान रखिए, ना ही प्रश्न का एक भी शब्द चेंज नहीं होगा। यदि अगर रिपीट अगर आपको होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे ही रिपीट होगा। और ऑप्शन नंबर बी लगा के आइएगा मैतक। क्वेश्चन नंबर 29 डैश सिद्धांत पावलोव और थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित अध्ययन अनुकूलन का सिद्धांत पर आधारित है। क्या व्यवहार परिवर्तन, मनोसामाजिक, सामाजिक अध्ययन, विनिमय का परिवर्तन? बताइए क्वेश्चन नंबर 29 मैंने बताया भी शायद आप लोगों को, बताइए। सर ए व्यवहार परिवर्तन। बिल्कुल करेक्ट जवाब, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बिहेवियर मॉडिफिकेशन की बात हो रही है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट माना जाएगा। गुड, बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, वे समूह जो सदस्यों को उनके परिवर्तित व्यवहार में वहन करने में सक्षम बनाती है और जीवन में नई स्थितियों के साथ तालमेल बैठाने में सक्षम बनाती है, डैश कहलाती है। देखो एक तो वृद्धि उन्मुख का समूह होता है। वृद्धि उन्मुख का अगर हम बात करें ना, इसका मतलब होता है वृद्धि उन्मुख का कि व्यक्तिगत सदस्यों पर विकास करना। किसकी? व्यक्तिगत सदस्यों पर विकास करना। बात यहाँ पर यह है कि सदस्य समूह की बात हो रही है कि वे समूह जो सदस्यों को परिवर्तित व्यवहार वहन करने में सक्षम बनाती है और जीवन की नई स्थिति के साथ तालमेल, जीवन की नई स्थिति के साथ सामंजस्य बैठाती है, समन्वय बैठाती है और साथ में सक्षम बनाती है। तो मैं आपको कहूँ ये गलत हो जाएगा। जो प्रतिकार समूह होता है ये ग्रुप में यूज होता है ना, ये आपका सही रहेगा। प्रतिकार आपका
प्रतिकार समूह वो होता है कि जहाँ पे परिवर्तित जो व्यवहार होता है उसको बदलती है और उसको जो है एक कोऑर्डिनेट करती है, समन्वय बनाती है कि लोगों के बीच में अगर बात हो रही है उसमें दिक्कत है तो वो कोऑर्डिनेशन बना रहे, उसको एक प्रकार से समाज की मुख्य धारा से जोड़ना। तो अगर उसमें असामाजिक तथ्य की वजह से समाज में कुछ गलत काम या हो रहा है या कुछ भी हो रहा है जो, तो प्रतिकार ऐसा एक समूह है जिसमें उसको सामंजस्य बनाए रखना चाहिए कि समाज में कोई गलती ना करे, वो समाज में कोई असामाजिक तथ्य या असामाजिक शब्दों का प्रयोग ना करे, तो प्रतिकार समूह होता, उसको प्रतिकार समूह कहते हैं। तो वही चीज़ें यहाँ पे आती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। जो सी आपको बताता है ना, वो मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों के लिए एक एप्ला गाइड होता है, एक एप्ला गाइड होता है ये। और एप्ला गाइड जो होता है ये मानसिक स्वास्थ्य व्यवसाय के लिए है, कार्य समूह। तो एप्ला गाइड बेसिकली 2012 में एक आपने सुना होगा, एक किताब आई थी, रॉबर्ट के कोनिन का नाम है। 2012 में किताब आई थी कार्य समूह को लेकर 2012 में, जहाँ पे मानसिक या आप कह सकते हो व्यवसायिक के लिए किताब आई थी, मेंटल हेल्थ करके, इला गाइड, उसका नाम था इला गाइड 2012 में आई थी। एक कार्य समूह को लेकर था। और एक है निवारण समूह, तो ये तो ट्रीटमेंट से संबंधित है, परंतु यहाँ पे ये लगेगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिकारक समूह। तो क्वेश्चन नंबर 30 तक आज देखे रहिएगा, ठीक है। इसके आगे हम कल करा देंगे, ठीक है, सही रहेगा ना। बहुत बढ़िया सवाल था। 30 का आप 4 से मल्टीप्लाई कर लो, मैंने सारे ऑप्शनों को समझाया और भी एक्स्ट्रा